भारत का संविधान बन रहा है, बन गया है, और संविधान ने भारत में क्या क्या स्टेट होंगे, उनके क्या क्या ऑटोनोमस पावर होंगी, कैसे वो स्टेट बन सकते हैं, कैसे बिगड़ सकते हैं। तो एक होती है नागरिकता और एक होती है कि भाई हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अब देश आजाद हो रहा है, बहुत आसानी से हो गया था? नहीं हुआ था। जब बंटवारा हुआ, ये बंटवारे की वजह से ही क्या हुआ, 10 लाख लोगों के आसपास का तो इनका सब इधर उधर हेरफेर हुई है। अब पता पड़े इटली से हमारी हो जाए दुश्मनी, इटली से दुश्मनी हो गई अगर, और एकदम मेलोनी जी से मोदी जी जो है एकदम नाराज हो गए और एकदम जंग छिड़ गई है। लेकिन तुम एक्सपोर्टर हो कि तुम जिस देश से हम लड़ाई कर रहे हैं उस देश से तुम अभी व्यापार कर रहे हो। ट्रंप यहाँ का चौकीदार भी नहीं बन पाएगा, कहीं का तो नहीं बन सकता क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं। सिटीजंस ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में लिखी है? भले ही आप चले जाओ इजिप्ट में, भले ही आप चले जाओ जेरूसलम में, भले ही आपकी पोस्टिंग हो जाए स्लोवाकिया में, लेकिन आपका मन में आपके क्या है, आपका होम टाउन, आपका गली मोहल्ला, आपका चौबारा जहां पे आप बड़े हुए थे। अब सीमा है इधर क्योंकि नेपाल से आई है, डॉक्यूमेंट इलीगल है, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, इसके बाद वो बच्चा यहाँ पे खो जाता है। अभी हम वॉर के समय में हैं, तुम यहाँ से चुपचाप भाग रहे हो, क्या पता तुम कोई सीक्रेट लेके जा रहे हो यहाँ से, तो और समय तुम वहां पहुंच गए तो वहां पे जाके तुमने कोई उसको उनको कुछ सीक्रेट बता दिया तो चाइल्ड जब वो बड़ा हो गया उसने कहा मेरा बाप तो बेवकूफ था, बाप पागल है। अब ऐसे केस में उसने कहा कि ये जो बाप को जब पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं अब डिसीजन अपना लूं, डिसीजन ले लूं अपना। ऋषि सुना कि यहाँ पे अगर उनका नागरिक यहाँ का बनना है इंडिया का, देन ही हैज टू स्टे हियर फॉर 7 years, और इसके बाद वो डालेगा एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? स्वागत है यूपीएससी वाला में। आज हम पढ़ रहे हैं नागरिकता। हमने पिछली क्लासों में अभी तक देखा कि हाँ, भारत का संविधान बन रहा है, बन गया है, और संविधान ने भारत में क्या क्या स्टेट होंगे, उनके क्या क्या ऑटोनोमस पावर होंगी, कैसे वो स्टेट बन सकते हैं, कैसे बिगड़ सकते हैं, वो है। अब इन स्टेटों में रह कौन रहा है? इन स्टेटों में रह रहे कौन? नागरिक लोग रह रहे हैं। तो इनकी बात करते हैं कि ये नागरिक कौन कहला रहा है, और नागरिक कोई कैसे बन पाएगा, ये नागरिक कोई कैसे छूट पाएगा। तो इसके आज के चैप्टर में जो मेन चीज हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि नागरिकता के अराउंड सिटीजनशिप है क्या साहब, सिटीजनशिप, इसके अराउंड कई सारे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स में फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी वर्ड सुने होंगे नेशनैलिटी, तो एक होती है नागरिकता और एक होती है कि भाई हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट्स इसके अराउंड क्या क्या हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब सी के बाहर बोला मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है भैया, कि कैसे कैसे कौन नागरिक होगा। फिर एक्ट में सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वो सारी चीजें। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चीजें हो गई हैं कुछ और, तो उसके अराउंड कई और हमें नुआंसेस देखने हैं। जैसे सीएए 2019 हुआ, जैसे सीएए का एक असम अकॉर्ड भी हुआ था, तो जो नुआंसेस हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है भैया, अब यही 4 इसमें मेन पॉइंट है, इसी में चैप्टर खत्म हो जाता है। बस अब धीरज से, हिम्मत से बस अपने नोट्स निकाल लो और अपनी पेन कॉपी निकाल लो ताकि आप हाथ से नोट्स बना सको। जो आप नहीं बना पा रहे नोट्स, आपको लग रहा नहीं साहब हम तो आपके ही नोट्स से पढ़ेंगे, तो भैया ले लेना, वो नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको फ्री में आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ एनरोल करना पड़ेगा इसमें, ये हमारा फ्री बैच है, इसमें ऐप पे वेबसाइट पे जाके, और इसकी लिंक लगी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना, अपने आप मिल जाएगा आपको। नाउ चलो भैया, अब अच्छा ये भी है, तो 2026 के बच्चों के लिए ऑफकोर्स हमें पता है प्रहार इंग्लिश में और हिंदी में है, और उसका अंग्रेजी नाम टाइटन है। जो बच्चे 2 साल की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, उनके लिए संकल्प है इंग्लिश और हिंदी में, और उसका अंग्रेजी वर्जन पिनैकल है भैया 13,499 में। फिर हमें पता है कि जो बच्चे प्रारंभ में हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जिनको की उम्मीद है कि वो यूपीएससी की सिविल सेवा निकाल ही लेंगे एग्जाम अपने कॉलेज के बाद, तो उनके लिए प्रारंभ है इंग्लिश में और हिंदी में, जिसकी प्राइस इज रिवील्ड हियर। चले साहब आगे करें अपनी कहानी शुरू। अब आगे कहानी शुरू करवा लो भैया, पहले चाचा का टेलीग्राम ले लो भैया, टेलीग्राम चैनल इनका ये है, तो आप इनसे आगे यहाँ पे बात कर सकते हो। पर्सनल मैसेज करना है, ये रहा आपको पर्सनल मैसेज करने के लिए, ये टेलीग्राम पे है। इसके बाद आप ले लेना भैया, जहां आपको इंस्टाग्राम पे आना है तो आदित्य तिवारी यूपीएससी पे आप पहुंच जाना, मिल जाएंगे आपको भैया। नाउ चलो साहब, अब देश हमारा आजाद हो रहा है, आजाद हो गया मान लो, चलो अब देश आजाद हो रहा है, बहुत आसानी से हो गया था? नहीं हुआ था। क्या देश में कुछ बहुत चीजें हुई थी, उथल पुथल हुई थी? हाँ साहब हुई थी। कैसे हुई थी? जब आजादी की बात हो गई थी, हमने 15 अगस्त 1947 ये डेट तक पहुंचने में कितना कलेश हो गया था, ये सोचो आप। ब्रिटिश लोग गुलामी हमारे को हमको गुलाम करा के गए, हमारा बंटवारा करा के गए। जब बंटवारा हुआ, ये बंटवारे की वजह से ही क्या हुआ, 10 लाख लोगों के आसपास का तो इनका सब इधर उधर हेरफेर हुई है। लोग इधर से उधर चले गए, उधर के इधर आ गए। कई लोग जा रहे थे पाकिस्तान, वहां से जाके पीटे गए, फिर वापस आ गए। तो कई लोग वहां से भागे भागे फिरे फिरे आए हैं। तो कई लोग जो इस समय आए थे, अगर आपके दादा दादी जी, नाना नानी जी कोई लोग हों जिन्हें उस समय का दंश पता हो, उनसे जरा पूछना
कि वो क्या हाल था। उन लोगों ने आटे की गोलियों में सोने की अपनी अंगूठियां निगल ली थी और तब वो लोग भागे थे, क्योंकि रास्ते में जो भी लोग मिलते जा रहे थे वो लूट रहे थे उनको। तो ये लोग किसी तरह छोड़ छाड़ के बच बचा के भागे हैं वहां से। अब जब ये लोग यहां आए नेहरू जी के सामने, वो एक इंडिया ऐसा था जिसका बिल्कुल हाल बेहाल है। अब उस समय के सारे बॉर्डर पूरा सब चीजें एकदम बिगड़ी हुई हैं, कोई बॉर्डर से कहीं से भी आ जा रहा है, कोई कहीं से भी आ जा रहा है। फाइनली हमने आजादी के ऑलमोस्ट एक साल के बाद 19 जुलाई 1948 को हमने कहा भैया इस डेट से इस डेट तक जो लोग आते जा रहे हैं जैसे मर्जी करो, आ जाओ बस एक बार, जो नहीं आ पा रहे हो फिर आप जानो, आपकी कहानी है। जब जो आदमी इस डेट के बाद आएगा, उस डेट के बाद भैया उसको परमिट सिस्टम पूछेंगे उससे हम। ये क्या होता है साहब? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परमिट सिस्टम, लेकिन उर्दू में, फारसी में, जो पाकिस्तान से आए, जो लोग उधर से आए, खैबर पास से आए, हम उनको कहते हैं कि तुम लोग इजाजतनामा लेके आए कि नहीं आए। इजाजतनामा ये होता है, जैसे वीजा आज की तारीख में होता है, उस समय पे ये था, परमिट सिस्टम था। अब ठीक है साहब, अब ये परमिट सिस्टम क्यों आया? ये आया ही इसलिए था क्योंकि लोग एकदम से इधर से उधर आ रहे थे, जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था ये है कौन, ये कहां से आया है, क्या है इसका नाम पता है, कौन इसके गांव का है, कौन क्या है भैया, कहां से आ रहे हो? लाजपत नगर में रेफ्यूजी कैंप बन गया यहाँ पे दिल्ली में, सब लोग आके बैठे हुए हैं वहां पे, और वहां पे आवाज लगाई जा रही है कि हाँ साहब फलाने का व्यक्ति का कोई भाई भाई मिला है, कोई यहाँ आ जाओ भैया, कोई कुछ लोग हैं। तो अब क्या हो रहा है, इस डेट तक तो एकदम केओस हो रहा है, एकदम पूरा बॉर्डर से इधर से उधर, दिल्ली तक, लाहौर से लेके इधर से उधर, अमृतसर, सब एकदम आग लगी पड़ी है, खून खराबा, एकदम मार काट हो रखी है। अब लेकिन फाइनली इन दो देशों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अब जो रेखा खिंच गई, उस रेखा के खिंचने के बाद जो भी रेखा पार करके आ रहा है वो ये लेके आए, पर्ची लेके आए, परमिट सिस्टम लेके आए भैया। तो ये परमिट सिस्टम आ गया है। अब परमिट सिस्टम इससे इस बीच में भी लोग आ जा रहे हैं, इसके बाद भी लोग आए गए हैं, खूब आए हैं, 1950 तक भी आए हैं खूब, कई सारे लोग। तो अब क्या हुआ, जो लोग ये मूवमेंट जो हो रहा था, जो रुक ही नहीं रहा था, तो ये दे हैव टू एक्वायर द परमिट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, जहां से आए हो छोड़ छाड़ के, वहां के आर्मी से, बॉर्डर सिक्योरिटी से, कुछ भी सरकार से आप लेके आओ इजाजतनामा कि हाँ साहब हम वहां से आए हैं और वहां बहुत परेशान थे, इसलिए देखो वहां की सरकार ने हमें दे दिया है, पर्ची दे दी है, सब कुछ ठीक है भैया, नाउ इसलिए हम आए हैं। ये ऑल्टरनेटिव था उस समय का पासपोर्ट या वीजा का, जो हमने अभी बात करी। अब भैया ये देखो, संविधान आ जाता है 1950 26 जनवरी, लेकिन संविधान आ गया। संविधान ने कहा कि क्या है भैया यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? संविधान ने कहा कि हम लोगों ने कहा यहाँ पे लोग हैं कौन? लोग यहाँ पे या तो नागरिक हैं या नॉन नागरिक हैं, यही दो तरह के लोग हो सकते हैं एक देश में। कोई भी देश है उसमें या तो सिटीजन होंगे या एलियंस होंगे। तो ये बात है कि अब सब देखें जरा, एलियन कौन है और सिटीजन कौन है। तो अब आप इमेजिन करो, हमारे आपके गली का जो डोगेश भाई बाहर बैठते हैं गली में, तो ये डोगेश भाई क्या यहाँ के नागरिक हैं? या आप और हम जो अपने अपने घरों में रहते हैं, क्या हम नागरिक हैं? या कोई व्यक्ति जो बाहर से यूट्यूब अपना चलाते हुए इंडिया आ गया, और कोई ब्लॉगर है, कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा घूमता हुआ जा रहा है, क्या उसको आगे नागरिकता मिल जाएगी क्या एकदम से? अब ये सोचने वाली बात है कि साहब सिटीजन कौन है, एलियन कौन है। यही सारा आर्ग्यूमेंट है इस चैप्टर में कि सिटीजन है तो वो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं होगा वो। तो सिटीजन्स हमारे कैसे माने जाएंगे? सिटीजन्स और एलियंस में दो डिफरेंस होते हैं। एलियंस क्या है भैया? एलियंस हैं सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, कहीं और के लोग होंगे। सम अदर स्टेट मतलब यहाँ यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटक नहीं है। स्टेट का मतलब है यहाँ पे कोई एक और नेशन स्टेट, कोई एक और जगह जहां का कोई व्यक्ति यहाँ पे आगे बैठा हुआ है। नाउ सिटीजन कौन हुए? सिटीजन हुए फुल मेंबर, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट, एंड इनकी अलीजेंस, यानी इनकी जो अलीजेंस मतलब होती है, अलीजेंस मतलब कि मैं आपके प्रति वफादार हूं, अलीजेंस इनकी जो वफादारी है वो हमारे इंडियन स्टेट के लिए है। दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा सिटीजन्स और नेशनल्स और डोमिसाइल और रेसिडेंस, ये जो वर्ड्स आते हैं इसके बीच में हम डिफरेंस समझ लेंगे। नाउ एलियंस कौन है साहब? एलियंस ऑन दी अदर हैंड, एलियंस है कहीं और के लोग हैं, ये कुछ राइट्स ही एंजॉय कर सकते हैं। दे डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नहीं ये नहीं कर सकते। नाउ एलियंस भी दो तरह के निकले। एलियंस एक तो होता है बढ़िया वाला, एक होता है खराब वाला। एनिमी एलियंस के पास एक या दो राइट्स हो सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई राइट नहीं हो सकता। एनिमी एलियन की डेफिनेशन जरा सोच के देखो आप। एनिमी एलियन आप किसको मानोगे? इमेजिन करो किसको मानोगे? अ पर्सन वो पर्सन हुज कंट्री, जिसके देश से हमारी जंग छिड़ी पड़ी हो, हुज कंट्री इज एट वॉर विद अस। वो आदमी का देश क्या हो गया हमारे लिए? एनिमी। और उस देश का रहने वाला कौन हुआ हमारे लिए? एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियन एक और भी हो सकता है। तुम बढ़िया आदमी हो
और तुम क्या करते हो, तुम एक्सपोर्टर बिजनेस वाले हो, तुमने खूब सारे तुमने जूते वूते बनाते हो, कानपुर से लेदर मंगा के, आगरा से ये जूता मंगा के, और बढ़िया बेचते हो, तुम इटली में बेचते हो और वहां कहीं और बेचते हो। अब पता पड़े इटली से हमारी हो जाए दुश्मनी, इटली से दुश्मनी हो गई अगर, और एकदम मेलोनी जी से मोदी जी जो है एकदम नाराज हो गए और एकदम जंग वंग छिड़ गई है, लेकिन तुम एक्सपोर्टर हो, तुम तो बेचते हो अपना जूता वहां पे बाटा की कंपनी को, बड़े बड़े लेदर वाले सप्लायर्स को, तो तुम तो कर रहे हो व्यापार, और मोदी जी लड़ रहे हैं इटली से एकदम जंग, तो ऐसे केस में तुम क्या माने जाओगे, एनिमी एलियन, कि तुम जिस देश से हम लड़ाई कर रहे हैं उस देश से तुम अभी व्यापार कर रहे हो, उस देश से तुम्हारी तुम्हारी हमारे लिए कोई वफादारी है ही नहीं, तुम्हारी उस देश के लिए वफादारी है, तुम वहां से डॉलर वॉलर कमा रहे हो, यूरो वूरो कमा रहे हो, ये गलत है। दैट मीन्स कि वो इंडियन सिटीजन भी जो उस समय पे ट्रेड कर रहा है उस एनिमी से जिससे कि हम जंग से हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के लोग को क्या माना जाएगा, एनिमी एलियन माना जाएगा, जो देश के नागरिक जिनसे हमारी समय जंग चल रही हो, और उस देश से व्यापार करने वाले इंडियन को भी हम एनिमी एलियन घोषित करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 22 ये सब चीजें इनको नहीं अवेलेबल होती है, मना कर देते हैं, इनको नहीं होगी ना। जो सिटीजन है प्रॉपर, जो जिम्मेदार है नागरिक यहाँ का बढ़िया है, उसके लिए क्या क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, ये सारी चीजें हैं, ये जो ओनली एंड ओनली टू सिटीजन को है। क्या 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 भैया, कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑन किन ग्राउंड्स, इन्हीं ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। सुनना, मैंने प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, मैंने नॉट रेसिडेंस, ठीक है, नॉट रेसिडेंस, नॉट रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कि पैदा होने वाले स्थान की वजह से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, पर लेकिन आप जहां रहते हो उसकी वजह से भेदभाव हो सकता है, किसी स्पेशल केस में हो सकता है, वो भी आगे देख लेते हैं। नाउ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जब सरकारी नौकरी के बीच में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन दीज ग्राउंड्स। चलो साहब ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिलेगी भैया, पूरी तौर से मिलेगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ओके साहब ठीक है। नाउ आपको कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे, आपके सारे जो आपको आपकी माइनॉरिटी, आपका सारा आपका कॉलेज वॉलेज बनाना, एजुकेशन की चीजें आप करवा सकते हो, ठीक है भैया। राइट टू वोट इन इलेक्शंस, ये मिलेगा आपको। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये आपको मिल सकता है। आप सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज होल्ड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का हाईएस्ट ऑफिस, ये भी आप होल्ड कर सकते हो। तो ये कोई बाहर का व्यक्ति आगे नहीं करेगा। क्या ट्रंप बन जाएगा यहाँ का राष्ट्रपति? नहीं बन सकता। ट्रंप यहाँ का चौकीदार भी नहीं बन पाएगा, कहीं का तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो यहां का रहने वाला नहीं है। चलो साहब ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब ये जो राइट्स हैं हमारे, क्या ये अकेले राइट्स ही हमारे पास? नहीं, सिटीजन्स की जिम्मेदारी भी है। सिटीजन्स ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल आप बताओगे, आर्टिकल कौन सा? एक ही आर्टिकल है वो, बस वही आपको बताना है, और कितनी है ड्यूटीज वो भी बता देना अगर पता हो तो, वैसे आगे चैप्टर आ जाएगा। नाउ अब जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ वर्ड्स आते हैं, नेशनैलिटी आता है, सिटीजनशिप आता है, डोमिसाइल आता है, रेसिडेंस आता है। इन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। तो नेशनैलिटी क्या होती है? ये भावना है, ये नेशनैलिटी के साथ ये भावना के, ये देखो भावना के साथ साथ एक लीगल बॉन्ड है कि भले ही मैं किसी भी देश में चले जाऊं, मैं भले ही कहीं भी घूमे आऊं, पर मुझे इंडियन होने की वजह से मुझे कुछ कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। नेशनैलिटी क्या है? एक लीगल बॉन्ड है, एक रिश्ता है बिटवीन कोई एक पर्सन और उसका नेशन स्टेट, जहां से भी वो आया है। अब आर्टिकल 15 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो यूडीएचआर ये साइन हुए थे यूनाइटेड नेशंस में, इन जगहों पे, यहां पे बात हुई थी बहुत पहले। आर्टिकल 15 बहुत पुराना है उनका, तो उस समय बात हुई थी कि हर किसी को हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी, कोई ना कोई देश का तो वो वासी होगा ही। कोई व्यक्ति रोहिंग्या हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कोई भाई दाऊदी बोहरा कम्युनिटी कुछ भी हो, अहमदिया हो, भले ही पाकिस्तान कहता नहीं साहब अहमदिया मुसलमान नहीं है, पर अहमदिया पाकिस्तानी तो है ना। भले ही सेकंड क्लास सिटीजन मानता है पाकिस्तान उन्हें, भले ही थर्ड क्लास सिटीजन मानता है उन्हें, लेकिन पाकिस्तानी तो है ना वो। तो उनसे उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं छीन सकता, ठीक है साहब। नाउ नो वन शैल बी आर्बिट्रेरीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉर डिनाइड उसका राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। अगर मुझे कहीं और का नेशनल बनना है तो मैं बन नहीं सकता क्या? बन सकता हूं अगर मैं आगे शर्तें पूरी कर लूं तो। अब इसकी बेसिस क्या क्या होती है? इन्हीं ये तीन चीजें, बर्थ, डिसेंट और नेचुरलाइजेशन। अभी आगे सारे वर्ड्स आएंगे, मैं अभी सारे एक्सप्लेन करूंगा। पैदा होने की वजह से आपको नेशनल बोला जाएगा। आप कहीं वहां रह रहे हो और उस देश के लोगों ने आपको पैदा किया है तो आप वहां के माने जाओगे। फिर डिसेंट मतलब होता है कि आपका वंशज, आप कहां से, आपका बीज कहां से आया है, ठीक है, तो आपके पूर्वज कहां से हैं। फिर नेचुरलाइजेशन मतलब आप यहां रहते रहते अब हमारे ही हो गए, ठीक है अब हमारे ही हो तो हो गए, चलो ऐसे होता है नेशनल वर्ड का जिक्र। नाउ अब चलो नागरिकता पे। तो नेशनलिटी बड़ी चीज है, उसके अंदर सिटीजनशिप होती है। सिटीजनशिप एक ऐसा रिश्ता है, सिटीजनशिप एक वो है, स्टेटस है लोगों का कि हाँ साहब हम इस सरकार के, हम इस पूरे समाज के इसके चंगुल में रहते हैं और यहां पे हमारा जो है वर्चस्व चलता है। हमारे चुना हुआ नेता, हमारे दिए हुए वोट, हमारे दिए हुए टैक्सेस, हमारे दिए हुए सारे सप्लाई, हम लोग जो ड्यूटी निभाते हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं, वो सब एक जो रिश्ता है, ये वाला रिश्ता, ये नैरोअर है देन कंपेयर टू नेशनैलिटी।
ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या है भैया? सिटीजनशिप ये स्टेटस होता है कि हाँ साहब मैं भारत का एक फुल पूर्ण तरीके से रहने वाला व्यक्ति यहां का हूं, जिसके पास नागरिकता है, जो नागरिक है यहां का। चलो साहब, अब नेशनैलिटी क्या है? इंडिविजुअल की मेंबरशिप, जो ये बताती है कि पर्सन का रिलेशन क्या है उसके स्टेट से। भाई वो इंडियन नेशनल है, वो अफगान नेशनल है, वो ये फलाना नेशनल है, वो जो भी है। नाउ सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल स्टेटस बताती है कि हाँ साहब आपके पास वोट देने का अधिकार है, आप इस जगह के नागरिक घोषित हो गए हो या ढूंढ लिए गए हो, शिनाख्त आपकी हो गई है एज ए रहने वाला यहां का पर्सन। नाउ डोमिसाइल, डोमिसाइल संविधान में वर्ड है, मतलब है तो सही, पर लेकिन उस वर्ड का कोई ज्यादा वो कोई उसका ऊपर एलोंगेशन, उसका डेफिनेशन है नहीं। अब क्या है भैया? इसका मतलब होता है लीगल होम, या ऐसी जगह जहां पे पर्सन रहता है और इस सोच से रहता है कि यहां पे आने वाले समय तक भी रहूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, भले ही आप डिप्लोमेट बन जाओ, भले ही आप चले जाओ इजिप्ट में, भले ही आप चले जाओ जेरूसलम में, भले ही आपकी पोस्टिंग हो जाए स्लोवाकिया में, लेकिन आपका मन में आपके क्या है? आपका होम टाउन, आपका गली मोहल्ला, आपका चौबारा जहां पे आप बड़े हुए थे, यानी कि वो आपका पर्सनल घर है, वो आपके माता पिताजी ने खरीद के या जो भी बना के अपना उस जगह पे वो निवास किया इतने समय तक। और आपका भी सपना है कि जब आपका रिटायरमेंट हो तो आप बड़ी सी गाड़ी लेके वहां जाओगे, आपके फूल माला से आपका पूरा स्वागत होगा। दैट मीन्स कि वो इंटेंशन है आपका कि उस जगह पे ही मैं रहूंगा या रहूंगी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आपने एक लीगल होम, जो आपका घर है, भले आपका एड्रेस जो भी हो, XYZ मोहल्ला ABC गली PQR, जो भी एड्रेस, जो भी आपका लोकल, जो भी 42/1 कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो अब एक पर्सन के पास कोई मोर देन वन डोमिसाइल हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? क्या आप एक जगह पे एक बार में 3 जगह रह सकते हो? आपने एक घर ले लिया हिमाचल में, फॉरेस्ट में, जंगलों में, एक घर ले लिया आपने ऊटी में, एक घर ले लिया आपने स्विट्जरलैंड में। आप एक जगह पे रह के दिखाना जरा मुझे, एक बार में 3 जगह पे कैसे रहोगे? तो दैट मीन्स कि आपका जो रेसिडेंस है और जो डोमिसाइल है, ये ऐसी चीज है जो ये आपके मोर देन वन डोमिसाइल कैसे हो सकती है? हाँ, रेसिडेंस आपका हो सकता है कि प्रेजेंटली आप कहां रह रहे हो, प्रेजेंटली आपका निवास क्या कहलाता है, अभी आगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है साहब। तो रेसिडेंस क्या हुआ? रेसिडेंस इंप्लाइज कि एक प्योरली फिजिकल फैक्ट, द फैक्ट ऑफ जस्ट बीइंग देयर, बीइंग एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। पर डोमिसाइल क्या होती है? इज द रेसिडेंस कपल्ड विद द इंटेंशन टू लिव, कि मैं आगे भी रहूंगा या रहूंगी इसी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिप्लोमेट थे, आप पोस्टेड हो गए जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में, आपने कहा वाह क्या ही सुंदर मौसम है, मजा ही आ गया यहाँ पे। तो अब आपने मन में सोच लिया कि साहब दिस इज माई प्लेस ऑफ लिविंग, मैं यहीं रहूंगा, यहीं सेटल हो जाऊंगा और मैं यहीं आगे अपना पूरा जीवन आगे आगे जो भी जितना बचा है मैं यहीं पे रहूंगा। तो ये क्या हुआ? आपने इंटेंशन अपने मन में घोषित कर ली, और हो सकता है आपने वहां की सरकार से ये डील भी कर ली कि साहब ये वाली प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूं, खरीद रही हूं, और मैं यहीं पे बसना चाहूंगी। तो आपने वो क्या किया? आपने अपना डोमिसाइल चेंज कर लिया। नाउ याद रखना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिर से, सॉरी, डोमिसाइल is based on choice, birth, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, कि आप यहां रहते रहते अब यहां के हो ही गए तो हो ही गए, चलो भैया। तो अब यहां पे इज बेस्ड ऑन चॉइस, मैंने चॉइस लिखा है यहां पे। किसी और जगह पे रेसिडेंस में भी चॉइस आ सकती है, सिटीजनशिप में चॉइस नो, नेशनैलिटी में चॉइस नो, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल में आपके पास चॉइस होती है कि आप कहां के बनना चाहते हो, अब कहां पे आपका इंटेंशन कहां पे रहने का है। ठीक है भैया, ओके। नाउ अब सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में क्या चलती है भैया? हमारे देश में एक नागरिकता चलती है। जैसे यूएस में क्या होता है, इन केस ऑफ यूएस, वहां पे यूएस का भी नागरिक है वो व्यक्ति, और फ्लोरिडा का भी, अपने स्टेट का। 50 स्टेट है, वहां 50 स्टेटों में रहने वाले लोगों के पास अपने स्टेट की भी और अपने पूरे यूएस की अपनी फेडरल नागरिकता दोनों होती है। हमारे इंडिया में हमने कहा ना 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 ना, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली से क्या प्रॉब्लम होती है? इट कॉजेज क्या, अभी सुनते जाना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। इट कॉजेज प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने कहा नहीं भैया, ये ना चाहिए हमें, डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं हो सकता। ठीक है भैया, तो क्या हो सकता है हमारे यहां? हमने कहा हमारे यहां पे यहां एलिजेंस ओनली टू द यूनियन, खाली आप देश के प्रति वफादार रहो, बस इतना बहुत है, आपसे इतनी उम्मीद है। नाउ अब क्या होता है? हमने कहा ये प्रॉब्लम हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इससे कुछ हमें सॉल्व करना था इशू। अब प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा सिंगल सिटीजनशिप avoids डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड हो सकता है, बट कुछ कैवियाट्स हैं।
बट देयर आर कैवियार्ड्स। कैवियार्ड्स कैसे कैवियार्ड्स? जैसे रेसिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ कैन बी अ ग्राउंड। किस चीज के लिए? कोई एक चीज के लिए, कोई एक वजह के लिए कैन बी अ ग्राउंड फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सरकारी नौकरी में हो सकता है कोई एक जगह पर रहने की वजह से, एक जगह पर पैदा होने की वजह से आपको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट as well as एडमिशन इनटू, किस चीज में? सरकारी कॉलेजों में एडमिशन इनटू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल वो तो खैर तुम्हें नहीं मिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं, मजाक कर रहा हूं, मिली तो है तुमको। तो अब कुछ शैक्षणिक संस्थानों में आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जेई मेंस दिया होगा या आपने नीट वीट के कॉलेज दिए होंगे, अपने ये एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि आपके जो लोकल स्टेट का जो कॉलेज होगा उसमें आपको प्रेफरेंस आप पहले भरते हो, क्योंकि यहां पे आपको सीट जल्दी अलॉट हो सकती है। हालांकि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुमने किसी ने तो दिया ही होगा ना। अब क्या है कहानी, ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी में हो सकता है, जैसे हुआ भी था सन 57 में हुआ था, 1957 में हुआ था ये, जब हमने क्या करा, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए हमने एक सेपरेट एक्ट बनाया था। एक्ट क्या था? वो सेंट्रल सरकार ने बनाया था। एक्ट क्या था? वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स एडमिशन इनटू ये वाले पब्लिक, ये इसमें अपनी नौकरियों में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को यहाँ की लोकल भाषा आती है। हिमाचल में कई सारे लोग रहते हैं, कांगड़ा वांगड़ा में जितने सारे लोग रहते हैं, उन्हें पहाड़ी अपनी लैंग्वेज आती है, उन्हें अपने लोकल वहां की चंबा की, अपने उधर के एरियाज की भाषा आती है। तो अब नॉन गैजेटेड पोस्ट में, नॉन बड़ी वाली पोस्ट पे तो सारे सब लोग बराबर है, लेकिन जो छोटी लोकल पोस्ट होंगी, उन लोकल नौकरियों में क्या होगा, स्टेट सरकार कोशिश करेगी कि उन्हीं लोगों की भर्ती करे जो वहां के रहने वाले हैं। ठीक है भैया, ये आंध्र में भी हुआ और ये अपना हिमाचल में भी हुआ। ठीक है भैया। नाउ इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, इसको पूरी छूट थी अपना सब काम करने की, अपना संविधान, अपनी नागरिकता, अपने लोगों के लिए वो अपनी लैंड अपना वो लोग खरीद सकते हैं, वहीं के लोग, बाहर के लोग नहीं आते थे। ये JNK जितने भी स्पेशल स्टेटस था, वो स्पेशल स्टेटस रिवोक हो चुका। स्पेशल स्टेटस रिवोक्ड सिंस एब्रोगेशन ऑफ क्या? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है। तो एक कुछ ऐसे दो स्पेशल केस थे हमारे सिंगल सिटीजनशिप होने के बाद भी, कि हमारे देश में कुछ अलग अलग चीजों पे कुछ फ्यू एक्सेप्शंस थे, कि जैसे क्या क्या, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जिसमें क्या क्या होता है, उनका अलग संविधान, उनका अलग झंडा, उनका अलग नागरिकता, उनके वहां के लिए अलग सारे स्कॉलरशिप वगैरह प्रावधान। ये सारे प्रावधान जो थे, ये सब भले ही नागरिक वो यहाँ के इंडिया के हैं, लेकिन उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। हमने कहा इसी को एब्रोगेट कर देते हैं, लाओ कहानी खत्म। तो ये एब्रोगेट किया गया बाहर के इस आर्टिकल को, चलो हो गया इसका सेवा समाप्त। नाउ इसके बाद सारे सब लोगों को वहां पे बराबर हो गया है, वो यूटी बना दिया गया है। अब उसमें भैया क्या है, यूटी में एक के पास विधानसभा है, एक के पास नहीं है। ये आपको बताना कौन सी यूटी में विधानसभा है, कौन सी में नहीं है। चलो साहब, अब चलते हैं आगे कहानी पे कि हमारी आगे क्या करना है, संविधान क्या कह रहा है। मैं तो मोटी मोटी बात ये बताऊं, जब सिटीजनशिप की बात आती है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट यानी देश का सेंटर ही तय कर सकता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक कैसे बनेगा, कौन नागरिक कैसे अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। तो अब संविधान ने तो कहा मुझे नहीं पता सब सिटीजनशिप क्या होता है, मैं नहीं जानू सिटीजन कौन है, मैं बस ये जानता हूं कि मेरे पैदा होते समय, इस दिन के समय पे कौन सिटीजन है और कौन नहीं है। यानी कि हमारे देश के संविधान में ओनली वो चीजें हैं जो उस समय के लिए थी, पर आगे फ्यूचर में क्या करें, कौन नागरिक बने, कौन नागरिक ना बने, वो संविधान ने पार्लियामेंट को दे दिया कि आप जानो, आप अपना एक्ट बनाना, आगे चल के समय समय पे बनाते रहना, जो करना है करो। मैं बस संविधान या संविधान के निर्माताओं ने इतना सोचा था कि इस तारीख को, ये तारीख को कौन कौन लोग सिटीजन्स हैं बस, और कौन इसके बाद कैसे बनेगा, क्या करेगा। तो अब जो आर्टिकल 5 से 11 है, ये जितनी पूरे पार्ट 2 में आता है, ये पूरा पार्ट 2 है। ठीक है। अब ये जो पार्ट हमारा 2 है,
इस पार्ट 2 में क्या है आर्टिकल्स, क्या कहते हैं, एक बार वो उन पे नजर डालते हैं हम। तो भैया 5 से लेके 8 ये क्या है साहब, ये वो प्रावधान है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है कि सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कैसे होगा। सिटीजनशिप को आपको, आप अगर कहीं और से कहीं और एक्सेप्ट कर लो किसी और देश की नागरिकता, तो क्या करोगे। आगे चल के 10 और 11 आर्टिकल है, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है और दूसरे किसी पे पावर नहीं है। ठीक है। और कोई चीज पे कोई यूपी बिहार एमपी कर्नाटक ये नहीं कह देगा नहीं साहब आज से मेरा नागरिक ये वाला है, नहीं, ये खाली और खाली पार्लियामेंट का काम है। ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट। अब चलते हैं आर्टिकल 5 की तरफ। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन यहां होने की वजह से सिटीजन है, कौन यहां पे आने की वजह से सिटीजन है, कौन यहां पे वो लोग हैं जो भैया कुछ एरिया कुछ सर्टेन माइग्रेंट चाहिए जो आए हैं पाकिस्तान से या जो चले गए हैं पाकिस्तान वापस पिट के आए यहां पे। तो अब सिटीजनशिप ऑफ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो अभी बाहर रहते हैं। तो अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं, इनको खोलना शुरू करते हैं, क्या इनकी चाहत है, क्या मंशा है। तो ये आर्टिकल्स इतनी बात कहता है। पहला आर्टिकल नंबर 5, इस पार्ट 2 का पहला आर्टिकल कि संविधान में कौन नागरिक है। अब ये बात हो रही है आपके दादा परदादा की, दादा या परदादा, हो सकता है आपके दादाजी इतने बड़े हो सकता है आपके परदादाजी इस समय के हों, ठीक है, जब वो इस समय पे यहां पे थे। अब सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब अभी हमने पीछे देखा, ये इंटेंशन प्रूव करना, प्रूव क्या करना मतलब जगह खरीद ली आपने, मतलब प्रूव ही कर लिया कि आप यहीं रहने वाले हो, ठीक है भैया ना। अब डोमिसाइल कि आप यहीं थे, आप यहीं रहने वाले हो आगे फ्यूचर में, कैसे कैसे, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो। ये इंडिया कौन सा है, ये इंडिया है अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया एज पर क्या क्या लिखूं बताओ, जीओ 1935 लिखूं या क्या, जो इंडिया हमारा 1947 के बाद आजाद होने के बाद था। नाउ आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो ये शर्त हो जाए कि तुम यहां पैदा हो गए, बस बात खत्म हो गई। अब या तो तुम यहां पैदा नहीं हुए लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स यहां पैदा हुए थे, या फिर तुम ऑर्डिनरीली यहां रह रहे थे फॉर मोर देन 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुम यहां 5 साल रहे थे, यानी 1949 को जब ये संविधान कमेंस हुआ है, जब ये संविधान आया है, जीवंत हुआ है, उससे 5 साल पीछे कर लो, 1944 से एटलीस्ट तुम्हें यहां रहना पड़ता, तब मानते हम तुम्हें। या फिर ऐसा भी हो जाता कि भैया तुम किसी तरीके से तुमने प्रूव कर दिया, भले ही मैं एक बार बीच में गया 1-2 महीने के लिए कहीं और छुट्टी पे विदेश घूम के आ गया, लेकिन मैं रहने वाला यहीं कहीं हूं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर मोर देन 5 years एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब चलो सेकंड केस में, जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब सुनना ध्यान से, ये डेट कौन सी आ गई है, ये डेट आजादी के 1 साल बाद की डेट आ गई है, जब हमने बॉर्डर क्लोज कर दिया, हमने कहा बस अब हो गया, जितने आ गए कहीं से लूट लाट के पिट के आ गए, अब अपने हैं बस। अब इनके बारे में देखते हैं क्या करना है। नाउ इस दिन को हम क्या कहते हैं, परमिट सिस्टम एक्टिवेट हो गया था ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल, अगस्त 15 से 19 जुलाई, एक मतलब 11 महीने कुछ 20-25 दिन, नाउ 15-20 दिन, पीपल कैन क्रॉस बॉर्डर ओनली विद परमिट इस तारीख के बाद। ठीक है भैया, टू माइग्रेट फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट लिखा है मैंने, ईस्ट नहीं लिखा है। चलो नाउ अब क्या करना है इन लोगों के साथ, जो लोग इस तारीख से पहले आए हैं और जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए हैं, ऑन और आफ्टर एंड बिफोर। तो अब जो आदमी पहले से आया उसके बारे में देख लेते हैं। 47 आजाद हुए, आजादी के बाद 48 तक, जुलाई 1948 तक जो लोग आए हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा, ही या तो वो खुद या उसके कोई पेरेंट्स में से एक या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ये तो एक कंडीशन उसको पूरी ही करनी पड़ेगी कि ये कंडीशन तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। क्या कंडीशन है, तुम या तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई भी एक या तुम्हारे दादा दादी में से कोई भी एक, ये प्रूव करना है कि आप बॉर्न हुए थे इन अनडिवाइडेड इंडिया। ऑल्सो आपको रेसिडेंट होना है इन इंडिया, यहां रहने वाला बनना है आपको। ठीक है, अब जो लोग इस तारीख के बाद आए हैं 1948, अभी भी 1949 संविधान लिखा जाना है, अभी तो पूरी उसी पे कार्यशैली चल रही है, BN राव अम्बेडकर जी पूरा उस पर रिसर्च हो रही संविधानों पे। नाउ अब एक शर्त तो ये है कि आपको यहां पे आप या आपके इस माता पिता में से एक या कोई भी आपके दादा दादी में से एक यहां पैदा होने चाहिए। आपने 6 महीने स्पेंट एटलीस्ट 6 months आफ्टर माइग्रेटेड टू इंडिया, कि पता चले तुम यहां से भाग के अंडमान पहुंच गए या अंडमान से आगे इंडोनेशिया निकल गए, नहीं, तुम्हें यह प्रूव करना पड़ेगा तुम यहां 6 महीने रहे थे, एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप यही इंडिया में थे भैया। मतलब क्या है, एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आता है 15 अगस्त 1948 को, आजादी 1 साल हो गई उसकी, अब 1 साल बाद उसको लगा कि यार जश्न तो वहीं बनता है, चलो वापस चलते हैं। तो अब वो लाहौर से बेचारा सामान उठा के अपना पूरा भागता हुआ अमृतसर पहुंचा,
मान लो पहुंच गया, परमिट सिस्टम है उसके पास, इजाजतनामा उसके पास लिखा हुआ है हाथ में उसके, वो ले आया अपना पर्ची, दिखा दी उसने वहां बॉर्डर अपने ऑफिसर को, फिर बॉर्डर ऑफिसर ने कहा जाओ सीधे दिल्ली। दिल्ली क्यों करें, दिल्ली क्यों जाएं, दिल्ली इसलिए जाओ क्योंकि वहां पे आपकी रजिस्ट्री होगी। जब वो रजिस्ट्री करने वहां पहुंचा तो रजिस्ट्री वाले ने उसको बोला कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन तब होगा जब तुम 6 महीने यहां पर टिक के जाओगे, कहीं भी रहो, कोई हम नहीं जानते कहां रहोगे, लेबर कैंप में रहो, तुम कहीं रेफ्यूजी कैंप में रहो, हम नहीं जान रहे, लेकिन तुम्हें रहना पड़ेगा 6 महीने। किसी घर में जाके रह लो, छत पे रह लो उसके, हम नहीं जानते, किराया दे देना उसको, कि किराया कैसे दूंगा, नौकरी करो कुछ करो, जो 6 महीने आप प्रूव कर दो कि आप यहां पे रहे थे, तब आप अप्लाई करना फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर आपकी पर्ची तब बनेगी। तो तब आदमी वो माना जाएगा कि हाँ साहब बढ़िया, अब इसने ये आया यहाँ पे और अभी अभी ये यहीं टिकेगा, अब नहीं जा रहा है कहीं। नाउ अगली एक पिछली डेट पे आ जाओ, 1 मार्च 1947 ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया था कि भैया हम अपना रूल एंड कर रहे हैं। ब्रिटेन के अपने प्राइम मिनिस्टर याद है आपको, क्लेमेंट एटली, तो क्लेमेंट एटली ने बोल दिया था कि, क्लेमेंट एटली ने क्या कही थी, उसने कहा था कि 30 जून 1948 तक तो ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा आपके यहां पे। तो क्लेमेंट एटली का डिक्लेरेशन, एटली का डिक्लेरेशन ये आ जाता है। ये कब आया था, ये आया था फरवरी, ये आया था 20 फरवरी 1947, ठीक है। क्लेमेंट एटली वहां के पीएम ने बोल दिया कि अगले 1.5 साल के भीतर हम यहां से छोड़ के चले जाएंगे इंडिया को। चलो अब इधर जैसे ही ये ऐलान हुआ, जिन्ना एक्टिवेट हो गए, जिन्ना ने कहा कि अरे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हल्ला दंगा शुरू और एकदम मारकाट शुरू, तो एजिटेशन शुरू हो चुके थे, डायरेक्ट एक्शन डे, वायलेंस, कोलकाता वायलेंस, दिल्ली वायलेंस, हर जगह हो रही थी। इसके बाद ये जो वायलेंस हुई, ये सब हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमने कहा मर गए, लो अब क्या करें इनका। तो अब इसके बाद 3 जून को 1947 को माउंटबेटन का प्लान आता है। क्या चाहिए, आजादी चाहिए, हाँ आजादी चाहिए, लेकिन अलग अलग चाहिए। तो अब आजादी दे दी, अलग अलग भी दे दिया, माउंटबेटन ने रेखा वेखा खींच दी पूरी और बॉर्डर खिंच गया और इंडिया पाकिस्तान अलग अलग। चलो साहब, अब आर्टिकल 7 कहता है, इन लोगों की सोचो, 1 मार्च 1947 के बाद से कहानी क्या है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक टू इंडिया। गए वापस, जोश में चले गए वहां पे और एकदम बांग्ला, एकदम पहुंच गए, यहां से कलकत्ता छोड़ के पहुंच गए मुर्शिदाबाद, पहुंच गए वहां ढाका वाका, वहां पता चला वहां तो आग लगी पड़ी है, एसएम रहमान और पूरे सारे आगे आतंक वातंक दंगे मंगे होने वाले हैं। तो ये भाग के वापस आए। अब इन्होंने कहा कि मालिक गलती हो गई, नेहरू जी प्लीज अंदर ले लो, अभी ले लो, बस बस बस, अभी आप नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो अब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पहुंच गए, फिर वहां जब पता चला गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई मालिक, तो फिर ये तुरंत आए लौट के। इन लोगों के लिए क्या बोली गई, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 6 months आफ्टर माइग्रेटिंग बैक टू इंडिया। ठीक है जी, तो आपको 6 महीने तो और टिकने पड़ेंगे। अप्लाइड एंड गॉट रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तब जाके माने जाओगे आप हमारे देश के नागरिक। अब पता है हमें किस हाल में आए हो तुम, किस हाल में गए थे तुम, अब परेशान तो हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इतना टिक जाओ। अगर इतना भी टिक गए तो हमारा काम हो जाएगा, बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। ये बात हो गई क्लियर। अब ये तो वो लोग हो गए कि भैया ये लोग तो जो पाकिस्तान गए एक बार और फिर वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में उस समय पे नौकरी करते थे, सिविल सेवा में, आर्मी में, कहीं और पोस्टेड थे, अफ्रीका भेज दिया गया। भाई ब्रिटेन ने उठा के कई सारे मजदूरों को भरा एक साथ ट्रक में और ट्रक से लादा उनको जहाज में, लेके चले गए कीनिया और लेके चले गए उन्हें साउथ अफ्रीका। अब बेचारे वहीं पे वो मजदूर वहीं काम कर रहे हैं बेचारे, वो भूल ही गए। तो अब जब उन्हें पता चला देश तो आजाद हो गया, अब क्या करें, हम कहां जाएं। तो अब वो मजदूर, वो सेना में भर्ती, जो हमारे अफसर या हमारे जवान सैनिक लोग जो बाहर ब्रिटिश आर्मी में ये तैनात थे, म्यांमार में तैनात थे, कहीं श्रीलंका में तैनात थे बेचारे, कहीं उनको ले जाके कहीं उनको पटक दिया। अब वो लोग कह रहे हैं हम भी तो भाई, हम भी तो इंडियन थे, हमारी जमीन है वहां पे, हमारे खाप खेत खेड़ा, हमारी पंचायत सब है वहां पे। तो अब इन लोगों ने कही हमारी कौन सुनेगा। तो नेहरू जी ने कहा इसका भी इंतजाम है। क्या इंतजाम है, वो लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कई साहूकार ऐसे थे, कई मारवाड़ी, गुजराती, कई ऐसे मराठी लोग जो यूके में ही रहते थे, लंदन में ही रहते थे, और उस समय काफी हाई फाई लोग थे वो, और एकदम थे मिस्टर पटेल, मिस्टर पाटेकर, मिस्टर कुछ भी। तो ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग वहां रहते थे लंदन में, और ये बड़े बड़े साहूकार थे एकदम बढ़िया, वहां की मूछें ऊंचे होती थी और एकदम टोपी वोपी पहन के ये वहां के राजा रानी से मिलते थे। तो इन लोगों ने कहा नागरिक हम भी इंडिया के, भूल मत जाना, हम सन 46 में ही, हम सन 50 में ही हम बड़े आदमी बन गए। तो अब ये लोग जब वहां रहते हैं, इनके लिए भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है, पहली बात तो ये सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आपको क्या करना है, कंडीशन ये है, या तो आप या आपके माता पिता में से कोई भी एक, या आपके दादा दादी में से कोई भी एक पैदा कहां होना चाहिए था, बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनडिवाइडेड इंडिया एज पर GOI 1935, उस एक्ट के हिसाब से जो हमारी टेरिटरी थी। कौन से एक्ट के हिसाब से, 1935 GOI हमारी इसके एक्ट के हिसाब से। तो अब
आप या आपके माता पिता में से एक या उनके माता पिता में से एक, कोई एक जना इंडिया में पैदा हुआ दिखा दो, हम मान जाएंगे कि आप यहाँ के नागरिक थे। बस बात खत्म हो गई। तो ये तो हो गया इन लोगों का काम कि जिनको भैया होश आया कि हाँ हम भी थे इंडिया के। नाउ अब सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस ये क्या है एक्ट? ये एक्ट है पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो उस समय तक एक नागरिकता और चलती थी जो कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियंस ये लोग एंजॉय करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट। तो ये क्या नागरिकता होती थी? कॉमनवेल्थ की नागरिकता। अब हमारे सिटीजनशिप एक्ट ने कहा 1955 ने कि कुछ नहीं, एक ही नागरिक हो, इंडिया के नागरिक हो, बस काम खत्म। इट वाज रिपील्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है भैया, हटा दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 से पहले तक हमारे संविधान के प्रावधान, इस डेट के बाद से हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो ऐसे चलता है। कहानी क्या है? इस डेट के पहले तक कौन से लोग? वो लोग जो इंडिया में उस समय मौजूद है, और इस डेट के बाद आगे आने वाले फ्यूचर के लोग जैसे मैं और तुम। तो अब हमारी और तुम्हारी बात होगी कि हम और तुम कैसे काम कर रहे हैं, हम और तुम कैसे यहाँ के नागरिक हैं भी कि नहीं है। तो एक्ट ऑफ 1955 जो है, ये एक्ट बताता है कि किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी जाएगी, दोनों चीजें। अब सुनना ध्यान से, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे भैया? तो दोनों चीजें हो रही हैं, एक्विजिशन भी होगा और लॉस भी होगा। अभी एक एक करके देखते हैं, पहले क्या है, पहले क्या करना है। नाउ जब आपको नागरिकता पानी है, अब तुम्हारे दादा दादी जैसे भी थे इंडिया में आ गए, बस गए, किसी तरह बच गए, बस गए, काम करना शुरू कर दिया, और लोगों ने थोड़ा बहुत अपना काम धंधा शुरू कर आगे किसी तरह जीवन यापन अपना शुरू किया कि जैसा भैया भारत अब यही है, अब यहीं पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान चलेगा, मालोनोवेस कमेटी भी चलेगी, वो देश देखेंगे, पूरा देश का हरित आंदोलन देखेंगे, पूरा उनके आगे का जीवन जो है अब यहां से निर्धारित हो रहा है। कैसे साहब? तो अब हमारे यहां पे नागरिक अगर किसी को बनना है तो ब्रांड, ये तरीके होते हैं। ठीक है ना, ब्रांड लिखा है मैंने, ब्रांड मतलब ब्रांडेड नहीं है सिटीजनशिप, ब्रांड एक इसका शॉर्ट फॉर्म है। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज, ये वाला इनकॉर्पोरेशन की एक्विजिशन पढ़ लो, तो एक्विजिशन फॉरेन टेरिटरीज, नेचुरलाइजेशन और अपने यहां पे डिसेंट। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान बाय असम अकॉर्ड्स, इनके तहत भी कुछ नागरिकता मिली हुई है। अब ये क्या बात हो रही है? 5 वेज हैं, ये वो 5 तरीके हैं जिनसे हम नागरिक किसी देश, अपने देश के बन सकते हैं। याद रखना सॉरी, हमारे देश की नागरिकता आसान नहीं है पाना। ये ऐसा नहीं है हमारे देश में, अब 150 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पे, अब इतने सारे लोगों के लिए रिसोर्सेज पहले ही कम है, और ऐसे में और लोग भी आने लग जाए यहाँ पे, तो हम तो वैसे ही बैठे रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो हल्के नहीं है, वो हैवी है, खास करके उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, बालिग लोगों के लिए। अब देखो साहब क्या करना है, जो लोग, एवरी पर्सन, अब सुनना, पैदा होने की वजह से तुम भले यहाँ के माता पिता के, भाई तुम यहाँ जो तुम्हारे माता पिता हैं भले यहाँ के नागरिक नहीं हो, लेकिन देखते हैं, मान लो तुम्हारे फादर या फादर के भी फादर जो भी हूं, वो अगर पैदा हुए थे कब? या तो 26 जनवरी 1950 को ही, या इस तारीख के बाद, तुम्हारे फादर या तुम्हारे दादाजी जो भी हूं इस तारीख के बाद पैदा हुए हैं, और 87 से पहले पैदा हुए हैं। एक पीढ़ी है, वो एक पीढ़ी है, सन 50 से लेकर सन 87 तक एक पहली पीढ़ी हो गई। अब ये पहली पीढ़ी अगर यहां पैदा हुई है, ये बच्चा पैदा हुआ है, अभी नहीं पता ये कैसा दिखता है, ये काला है, गोरा है, ये कैसा, ये अपना, इसकी छोटी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, जो भी है ये, तो ये बच्चा अब यहां पैदा हो गया। ठीक है भैया, इज एन इंडियन सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज और पेरेंट्स। कैसा भी है, अब वो है यहाँ का, बस हो गया है हमारा, भले ही दोनों कहीं और के थे, कहीं के और के आए, यहाँ पे दोनों ने पैदा कर लिया बच्चा, हाँ हो गया हमारा। नाउ जो बच्चा इस डेट के बाद आया है, पैदा हुआ है वजूद में, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, अब मैं इस डेट के बाद आया हूं और इसके पहले आया हूं, है ना, 1 जुलाई 1987 के बाद मेरा बॉर्न हुआ है, और 2 दिसंबर सन 2004 के पहले मेरा बॉर्न हुआ है, ये तो कंफर्म बात है, तभी तो मैंने यूपीएससी एग्जाम दिया। नाउ अब मैं नागरिक कैसे कहलाऊंगा? एवरी पर्सन, ही और शी जो भी हो, अब ही और शी और दे देम कुछ भी हो, नाउ ये एवरी पर्सन जो इस डेट के बाद पैदा हुआ है, वो क्या होना चाहिए? वो नागरिक तब माना जाएगा जब आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मेरे माता पिता में से कोई भी एक इंडियन हो, और बस जब मैं पैदा हुआ था उस समय पे ये था सीए 1986 की वजह से ये आया था, एट द टाइम ऑफ माय बर्थ, बस कोई एक नागरिक मिल जाए, कोई एक भी नागरिक अपनी, मेरे माता पिता में से कोई अपनी नागरिकता प्रूव कर दे तो मैं नागरिक हो गया, बस डन। अब एवरी पर्सन जो 3 दिसंबर 2004 के बाद बॉर्न हुआ है, इस नए भारत में, इस नए युग में आया है जो बच्चा 2004 के बाद से जो पैदा हुए हैं, जो हमारी जेनजी जनरेशन है, ये तुम हो, यहां तुम बैठे हो, ये जेनजी कब माने जाओगे? जब बोथ हिज और हर पेरेंट्स आर इंडियंस, दोनों के दोनों इंडियन हो, पहला चीज या तो ये हो, या फिर
तुम में से, तुम्हारे माता पिता में से कोई भी एक, वन पेरेंट इज अ सिटीजन एंड दूसरा इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। सुनना ध्यान से, तुम जेनजी के माता पिता को प्रूफ क्या करना पड़ेगा, दोनों ही यहाँ के पेरेंट्स हैं, सॉरी यहाँ के इंडियंस हैं, भाई यहाँ के नागरिक हैं, या फिर तुम्हारे माता पिता में से एक नागरिक है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है। अब इलीगल माइग्रेंट क्या होते हैं? एग्जाम्पल 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 रोहिंग्यास, एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग जो अफ्रीकन इंडिया में आके रहते हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया होता है, कई समय से आगे बस गए, चुपचाप बैठे हुए, पुलिस ढूंढने आती है तो छुप जाते हैं कहीं आगे। तो अब क्या है, ये रोहिंग्यास हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गए। ये वो लोग हुए, ये उन लोगों को हम बोलेंगे कि इस बच्चे को पैदा जब आपने किया उस समय पे आपका वीजा प्रॉपर नहीं था। दैट मींस आपका बच्चा हम नहीं मान सकते कि ये इंडियन है, सॉरी नहीं हो सकता नाउ। तो ये बात हो गई आपके जेनजी के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास कौन लोग जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन वो नागरिक नहीं कहला सकते। कौन कौन? जो फॉरेन डिप्लोमेट्स यहां पोस्टेड हैं, उनके बच्चे भी इंडियन बन जाए? नहीं, ये नहीं बन सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और के नागरिक हैं। ठीक है। अब चिल्ड्रन ऑफ एनिमी एलियंस, नहीं ये। अब मुझे यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बताओ इनके साथ क्या होगा? सीमा हैदर बेबी, सीमा हैदर का इस समय पे वो क्या है, स्टेटस क्या है? ठीक है। अब सीमा हैदर क्योंकि नेपाल से आई है, डॉक्यूमेंट इलीगल है, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, इसके बाद वो बच्चा यहाँ पे हो जाता है और हमारे सचिन के साथ वो बच्चा है। अब वो बच्चा तो है यहाँ पे, अब वो बच्चे का मुझे बताओ सिचुएशन क्या है। ठीक है। ऑलरेडी उनकी शादी वहां हो रखी थी, तो वहां पे एलिजेडली उनके 4 बच्चे हैं पहले से, जो भी 3-4 जो भी हैं। नाउ सिटीजन ऑफ एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। नहीं, सॉरी, नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। यहां बस आके ऐसे थोड़ी पैदा कर लो तो हो जाएंगे, नहीं। अब चलते हैं आपका वंश, आपका जो, क्योंकि आपके पूर्वज इंडियंस थे, तो क्या आप इंडियन हो कि नहीं हो, ये चेक करना है। नाउ एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, एनी पर्सन, सुनना ध्यान से, बॉर्न पर्सन माने कोई भी, ही शी दे देम दहाड़ कुछ भी हो। नाउ ये जो पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, इस डेट से बाद, ऑन और आफ्टर ये अपनी 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड बिफोर 1992 दिसंबर 10, बाबरी मस्जिद के जस्ट गिरने के 1 आध दिन बाद, 4 दिन बाद। तो अब इतने सारे गैप के बीच में, इन पूरे 40-50 सालों में, कोई भी व्यक्ति जो यहां पैदा हो गया, देखते क्या करना है उसका, जो व्यक्ति बाहर पैदा हुआ इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, क्योंकि उसके पूर्वज इंडियन है, ओनली इफ हिज और हर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अब उस समय का देश, पहले का देखो थोड़ा पेट्रियार्क था, उस समय के देश में पहले बातें होती थी ओनली फादर, बस ओनली दादा, ओनली ये ओनली। अब उस समय थोड़ा जेंडर बायस नहीं थे हम, थोड़े ज्यादा जेंडर बायस थे हम एक्चुअली, तो हम ज्यादा मतलब पिता की तरफ, लड़के की तरफ, हम ज्यादा पुरुष की तरफ, पुरुष प्रधान सोसाइटी हमारी वैसी थी ना। अब क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके डेट के बाद देखना क्या क्या हुआ उन लोगों का। तो 1992 10 दिसंबर और दिसंबर 3 2004, इस डेट के बीच में, ऑन और आफ्टर दिस बट बिफोर दिस, अगर आप में से कोई, आपके पेरेंट में से कोई भी एक सिटीजन है, तो मान लेंगे कि हाँ भैया आप इंडियन, बस बात खत्म हो गई। अब पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, ऑन और आफ्टर जेनजी, तुम्हारे जेनजी, तुम लोग पैदा हो गए, तुम लोग कहीं बाहर पैदा हो गए, हैज टू एक्वायर सिटीजनशिप, कब, कैसे? His or her parents have to declare that the minor does not hold passport किसी और देश का, और इसके बर्थ के 1 साल के अंदर हमने इसको रजिस्टर करा लिया है एट द एम्बेसी, जहां भी हम रहते हैं, एट द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है। तुम जेनजी, तुम्हारे माता पिता लोग मान लो डिप्लोमेट खुद ही हैं, बाहर रहते हैं, वो बाहर पोस्टेड है कहीं पे। अब वो जब बाहर पोस्टेड है, वहीं पे पैदा हो गए तुम, और तुम पैदा हो गए, तुम्हें याद दिलाया गया कि तुम्हारा यूपीएससी एग्जाम है बेटा, चलो तैयारी करो। तो अब तुम्हें पता चला तुम नागरिक, तो जब नागरिक हो गए जब तो दे पाओगे। तो तुम्हारे पैदा होने के 1 साल के भीतर वहां पे तुम्हारी उसी एम्बेसी में तुम्हारी वहां पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है कि हाँ साहब हमारा गुल्लू मुल्लू पैदा हो गया है, जो भी है ये। अब क्या होगा, ये गुल्लू मुल्लू हमारा पैदा हो गया है और ये प्रूव हो गया कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी इंडियन है, ऑफ कोर्स सिटीजन, तभी तो तुम आईएफएस बन गए, भाई गए तुम्हारे पेरेंट्स लोग। ठीक है। तो ये 3 केस हो गए। अब करते हैं रजिस्ट्रेशन। कोई नॉर्मल व्यक्ति बाहर का, कोई जर्मनी का, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रांस का, कोई हो सकता है, घूमने फिरने अपना यहाँ आ गया, उसने कहा इंडिया सुंदर है, मैं यही रहूंगा, रह ले बेटा, रह के देखा तो मजा आएगा। नाउ अब ये रहने आ गया यहाँ पे, इसने कहा बहुत ही बढ़िया इंडिया है, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, मुझे यहीं रहना है, रह ले, चल तेरी इच्छा है, देख लेते हैं। नाउ अब ये जो कोई बाहर का व्यक्ति है, गोरा एकदम ऐसा, एकदम दूध जैसा सफेद, तो अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है 7 साल से पहले कम से कम इंडिया में रहने का प्रूफ दिखाओ, बस। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया,
तो आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप इंडियन ओरिजिन के लोग हो। अ पर्सन जिसकी शादी हुई है किसी इंडियन से, मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर 7 साल एटलीस्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर माइनर चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। करेक्ट बात है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी एंड कैपेसिटी कि भाई 18 साल से ऊपर का है, बालिग है, अपने बारे में खुद सोच सकता है, खुद अपना तय कर सकता है। तो अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, ये भी अभी आगे देखेंगे इसको क्या चीज है, फॉर 5 ईयर्स, जिसके पास 5 साल से बाहर रहने का अपने प्रमाण है कि वो इंडिया का ओसीआई कार्ड होल्डर है, और उसको क्या है भैया, वो अपने आप से ऑर्डिनरी भाई रेसिडेंट है इन इंडिया में फॉर एटलीस्ट 1 साल, कहीं बाहर रहता था, उसको अपने एम्बेसी में गया वहां पे अपने जहां भी इंडिया के में, और इंडिया के एम्बेसी में जाकर बोला कि यार मैं तो इंडियन हूं यार। वहां के डिप्लोमेट ने कहा कि तुम इंडियन हो, प्रूव करो, कि कोई अपना राजखान सुना के दिखाओ, राजखान सुना दिया उसने, कोई एक आधा टेस्ट भी दे दिया, प्रूफ भी कर दिया कि हाँ साहब देखो मेरे माता पिता वहां रहते थे, वो दे देते, ये देखो डॉक्यूमेंट रहे मेरे, सब चीजें डिप्लोमेट ने मान लिया, उसको ओसीआई कार्ड दे दिया, ओसीआई कार्ड होल्डर बोलना शुरू किया उस आदमी को। अब वो आदमी के पास ओसीआई कार्ड होल्डर है वो 5 साल से, लेकिन वो इंडिया में रह रहा है पिछले लास्ट 12 महीने से, तो फिर हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी, फॉर 12 ईयर्स बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन मान हो जाओगे। 2 और चीजें हैं, क्या 2 चीजें ये, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो भी हमारा नागरिक माना जाएगा। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु, या तो वो या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ये रह रहा है पिछले 12 महीने में इंडिया से बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, कि भैया इंडिया में रह रहा है, अब कहीं जाएगा, अब तो ये रहना है उसको यहीं पे ही है। तो अब ये कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है, जिसके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया, आइदर लिखा है, माता पिता में से कोई भी एक सिटीजन निकल आए, बस ये दिख जाए, एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 महीने, तो तब वो माना जाएगा कि हाँ साहब ये व्यक्ति जो है हमारे यहां पर रह रहा है। अब नेचुरलाइजेशन, कि यहां रहते रहते ही वो भारतवासी हो ही गया, अब रहता है हमारा ही साथ, खाता पीता है, सुबह पोहा खाता है, शाम को डोसा खाता है, तो अब जब वो इंडियन इतना हो गया है, तो अब देख लेते हैं वो कैसे हमारा भारत का नागरिक घोषित होगा। कैसे भैया, तो आपको नागरिकता, अगर आप यहां पे रहने वाले बाहर के व्यक्ति हो, ये वो व्यक्ति जो इंडिया से उनका जुड़ाव पहले से नहीं था, भाई रजिस्ट्रेशन में तो कौन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में वो लोग करेंगे जिनका इंडियन ओरिजिन था पहले से, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन नेचुरलाइजेशन में कौन होगा, जो नेचुरलाइज हो गया है, रहते रहते ही हमारे जैसा हो गया, दिखने में खाने में अलग है, लेकिन बोलचाल में हिंदी आ गई उसको, और उसको कोई अपना सारा खाना पीना आता है, नौकरी भी करता है, यहीं बस गया है, ठीक है, जैसे भी हो गया अब हमारा ही हो गया। नाउ अ पर्सन कैन एक्वायर नागरिकता कैसे, बाय नेचुरलाइजेशन, अगर वो इफ ही इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार में नौकरी करता है फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, आप इतने साल से नौकरी करते आए हो, 12 साल तक या तो आपको यार रहते हुए हो गए, या केंद्र सरकार की आप नौकरी कर रहे हो, और एप्लीकेशन देने से पहले आप 12 मंथ तक तो इंडिया में पूरे समय तक थे, लेकिन टोटल आपको 11 साल दिखाना पड़ेगा, 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 आपको लास्ट के 14 साल, इमेजिन करो आज की तारीख, क्या तारीख है भैया आज की, तो आज की तारीख है 14 अक्टूबर, अब 14 अक्टूबर 2025 ये तारीख है, 14/10/2025, ओए ये क्या हुआ ऐसे, 2025, ठीक है। अब इस तारीख से ठीक 1 साल पहले तक तो आपको इंडिया में प्रॉपर रहना है, इस पूरे समय तक, यानी 14 अक्टूबर 2024 तक तो आपको दिखाना है कि मैं इंडिया में ही था भाई, मैं कहीं नहीं गया, मैं नेपाल भूटान भी नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2024 से पिछले 14 साल जोड़ो, 2024 से एक साल तो आपको आपने पूरा परमानेंट दिखा दिया मैं रह रहा था, अब 24 से अगले पिछले 14 साल पीछे जाओ, कितने हो गए, 2010, तो 2010 में से 2010 से लेके 2024 के बीच में आपको 11 साल दिखाने हैं कि आप इंडिया में थे, बीच में 2-3 साल आप इधर उधर घूमे आए, कहीं और काम करके आ गए, अपना चल जाएगा। तो 2010 से लेके 2024 के बीच में आपको 11 साल दिखाने हैं, और 24 से लेके 25 अक्टूबर 2000 ये अपने 14 अक्टूबर तक तो आपको पूरा दिखाना है कि आप इंडिया में थे, ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया। ये किसके लिए हो गया, अदनान सामी टाइप लोगों के लिए हो गया। नाउ अब ये आता है सीए 2019, ये आया 2019, एकदम दंगा फसाद हो गए, शाहीन बाग पूरा आंदोलन सब कुछ हो रहा था। क्या है ये क्या है, ये है कुछ लोग जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिज्म, ये लोग हैं जो कहां से आए हैं, जो अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। तो इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अपने देश में पीटे जा रहे थे मुस्लिमों के द्वारा, तो ये जब क्योंकि इंडिया आए तो इनके लिए टर्म कम हो गया, 11 ईयर से लेके 5 साल हो गया,
बस आपको 2014 का दिखाना है, क्या 2014 तक तो आ ही गए, बस ऑन और बिफोर 2014 आप अगर आ गए हो, दिसंबर 11 या 10 तारीख है शायद, तो अब क्या है, आपको आपने वो डेट दिखा दी, साहब हम तो आ गए, यहां बस गए, हम पे नहीं था कोई इलीगल, वो कुछ हम पे डॉक्यूमेंट नहीं है, बस हम जान बचा के आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो इन कम्युनिटीज से आए हैं, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इन्हीं कम्युनिटीज, एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए नहीं है ये, क्योंकि आप मुस्लिम वहीं जाओ अपने, तो ये बात थी, क्यों, क्योंकि आपने तो हमारे इन लोगों को भाई इतना भगाया मारा है, तो ये लोग जो कम्युनिटी जो आई है बाहर से, फ्रॉम ओनली दीज 3 कंट्रीज, अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, तो इनके लिए ये साल कम है, 11 साल कम करके 5 साल कर दिया गया है। नाउ नेचुरलाइजेशन कैसे, उसको भैया उसका कैरेक्टर अच्छा हो, पता चले ये आगे चोरी चकारी कर रहा हो तो नहीं, उसको नहीं देंगे। नाउ उसको हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। कहां पे, जो 8वें शेड्यूल में लिखी है हमारी 2200 भाषाएं लिखी हैं, उनमें से कोई एक आनी चाहिए उसे, अगर एक भी आ गई उसे और समझ में आ रही है, वो बात बोल रहा है और अपना अपना सुना रहा है, समझ में आ रही है, सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, तो हम मान लेंगे हाँ उसको आ गई लैंग्वेज। नाउ ठीक है भैया, नाउ अब नेचुरलाइजेशन किस किस के लिए होगा, उन्हीं देशों के नागरिकों के लिए होगा जहां पे इंडियंस को भी मिल सकता है। इज अप्लाइड टू नेशंस जहां पे ओनली वेयर इंडियंस कैन गेट सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन ऑल्सो। अगर तुम करोगे तो हम करेंगे, बस। अब जब एक बार आपको इंडियन नागरिकता मिल गई, तो आपको अपनी पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी जिस भी देश से आप आए हो। क्यों, क्योंकि इंडिया फॉलोज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, बस। अब यहां पे अगर आप कोई बहुत ही बड़े कलाकार आदमी निकले, आपको साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में आपने कुछ बढ़िया योगदान कर रखा है, 50 पीएचडी आपके नाम पे, साइंस में, फिलोसफी में आप एकदम जीनियस हो, कार्ल मार्क्स के ही एकदम बाप हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, माना जाएगा कि आप तो बड़े आदमी निकले। तो ऐसे केस में सरकार कैन वेव ऑफ दीज कंडीशंस। क्यों, क्योंकि सरकार के हाथ में ये है भाई। 1955 सीएए जो है, इस एक्ट में ही पार्लियामेंट ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास करते समय इस एक्ट में लिख दिया था कि सरकार कोई कंडीशन वेव ऑफ कर सकती है अगर कोई व्यक्ति बड़ा दिमागदार आदमी है, ठीक है भैया, तो अगर उसकी डिस्टिंग्विश सर्विस है, अगर उसने कोई एकदम बड़ा काम कर दिया तो फिर भैया वो है अपना आदमी। नाउ अब फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके लिए अगर वो इंडियन ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, तब वो करेगा रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपनी नागरिकता, वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा नहीं करेगा। अगर इंडियन ओरिजिन है, उसका पीआईओ है, वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो पीआईओ, तब फिर उसका, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो भारतीय मूल का है, वो कहीं पीछे कहीं देखो जाके तो उसके दादा परदादा परनाना सकड़ नाना जो भी है वो इंडियन निकले होंगे, दैट मीन्स वो पीआईओ है, अब उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। पर अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह लो आप, अफगान के जो भी आए हैं, ये जो भी अभी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पे, तो अगर ये लोग यहां पर हैं और ये कहते नहीं साहब तो इंडियन बनेंगे, तो इंडियन बनोगे तो फिर तुम नेचुरलाइज होगे तब बनोगे। वो कब, वो क्या समय है, वो समय है 12-14 साल का बेटा, अभी अटके रहो, अभी कुछ नहीं है, तो अब वो उनके लिए होगा। चलो साहब, नाउ अगर हम कोई फ्यूचर में कोई टेरिटरी ले आए, जैसे मेरा आदित्य लैंड, अब आदित्य लैंड जैसे ही आदित्य प्रदेश बनता है, आदित्य लैंड याद है कहानी, आदित्य लैंड जहां का मैं राजा हूं, तो उस जगह का मैं राजा हूं, मैं वो जगह ले आया, अब वो जगह में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से सरकार तय करेगी कि कौन है इसमें से इंडियन। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, देन सरकार ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी द पर्सन्स हु अमंग द पीपल, इनमें से किसको मिलेगी, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, दे बिकम सिटीजन फ्रॉम द, कोई भी डेट जो भी वो सरकार बनाती है। फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी के लिए क्या आया था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इशूड क्या किया गया, सरकार ने क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा सिटीजनशिप ऑर्डर पौंडीचेरी के लिए ये ऑर्डर इशू किया था, तब जाके पौंडीचेरी के लोगों को हमने नागरिक बोला अपने यहाँ पे, क्योंकि पौंडीचेरी में ये लोग बैठे हुए थे फ्रांस वाले, फ्रांस वालों को बोला तुम जा नहीं रहे यहाँ से, तो फ्रांस ने कहा कि यार रह जाते तो, अंग्रेज सारे सब गए यहाँ से सीधे, चलो अंग्रेज चले गए तुम कैसे रह गए, तो जब ये लोग जब चले गए और पौंडीचेरी में अब इंडियंस ही हैं, वो माहे यनम इन जगहों पे, तो पौंडीचेरी में तब फिर हुआ कि यहाँ पे कौन लोग हैं, ये सब लोग कि एंग्लो इंडियंस हैं, आधे फ्रेंच बोलते हैं, आधे ये बोलते हैं, तो एक काम करो अभी जितने लोग हैं इनमें से देख लो भैया कौन कौन से अपने हैं, कौन कौन से अपने रहने वाले हैं। अब जैसे जैसे तय हुआ उनको सब नागरिकता दे दी गई कि ठीक है भाई तुम भी आगे रहने वाले हो, ये रहना चुपचाप ना। अब चलो जरा आफत पे, ये ईयर याद है आपको 1985, 85 मतलब 71 की वॉर हो चुकी है, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने दो देशों के टुकड़े, एक देश के टुकड़े कर दिए, दो बना दिए, क्या वेस्ट पाकिस्तान अलग, ईस्ट पाकिस्तान अलग। अब ये जो हाल हुआ, ये हाल बड़ा पेचीदा हो गया, कैसे, ये ऐसे हो गया क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसका दिमाग खराब। अब यहां पे दो डेट पे मैं बात करूंगा, जब आपको पाकिस्तान की वॉर याद आती है तो आपको इतना तो याद आता ही होगा कि
भाई पाकिस्तानी आर्मी ने मारकाट करी थी, बंगालियों को बहुत मारा था। अब क्या होता है यहां पे, एक डेट याद करो ये जो डेट है, पहली डेट, इसको भी मैं यहां पे थोड़ा सा इसको बीच में ले आता हूं। चलो, अब एक डेट है जनवरी 1 1966, ठीक है। अब एक डेट है मार्च 25 1971, सॉरी, हाँ, मार्च 25 1971, ठीक है। अब ये डेट हो गई। अब ये जो डेट है, इस डेट से पहले तक एक ही पाकिस्तान था, वो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान में जो भी सिंध वाली जो पार्लियामेंट है इनकी, पंजाबी वाली, उर्दू वाली, ये लोग कहते हैं बंगाली कौन होता है, कोई बंगाली नहीं होते। और इन्होंने ये क्या करते थे, ये अपनी आर्मी भेजते थे वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, ये नेवी भेजते थे अपनी नीचे हमारे समुद्र से। तो क्या होता था उस वहां पे ढाका में, मुर्शिदाबाद में, उन जगहों पे जो ये जितने चिट्टागोंग, ये सारे एरिया थे जो ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश में है, वहां पे मार पिटाई होती थी। किनकी? बंगालियों की होती थी। अब बंगाली बेचारे पीट के भागे जाते थे। तो ये बंगाली भागे जाएगा समुद्र में जाए? नहीं। ये कहां जाते थे? ये आते थे आसाम में मेनली, त्रिपुरा में मेनली, ये इधर उधर पहुंच जाते थे इंडिया में, ये वेस्ट बंगाल में घुसे आई। तो अब क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, पर्सन्स जो हु एंटर्ड इंडिया आर सिटीजन्स। बस क्लियर, आ गए, बस अब आ गए। अब ये असम अकॉर्ड क्यों हुए? असम अकॉर्ड नाम क्या है? असम अकॉर्ड क्या होता है? सुनना ध्यान से। जब 71 की वॉर हो गई, 1985, ये जो हुआ 85, समझ रहे हो आप? 85 वॉर खत्म हुए 15 साल हो चुके हैं। अब वॉर खत्म मार्च 71 में जो भी हुआ है। अब मार्च 71 में आप इमेजिन करो, यहां पे तो मारकाट हो रही है, बंगाली इधर से उधर, ये वो। अब आसाम में जो रहने वाले लोग हैं, जो असमीज बोलते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, वहां अपने उन सारे जगहों में रहते हैं, जो मेघालय में रहते हैं, जो अपने कहीं इधर उधर और अपने आराम से रहते हैं, तो कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती, जो भी होती है। अब वहां वो कह रहे हैं यार हमारे आसपास सब बंगाली आ गए, ये बंगाली यार हमें बहुत परेशान करते हैं। क्यों परेशान? इसलिए करते हैं क्योंकि परेशान करते हैं, बस, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हुआ, आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, ये लोग खड़े हो गए। आसाम की जनसेवा कई सारी मंडली थी, तो इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार बंगाली यहां पे इतने जो आ गए हैं, ये बंगाली जो हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा इमिग्रेशन हो गया है, ये थोड़ी एक्सेप्टेड है यार, ये थोड़ी होगा। और दंगे फसाद शुरू। अब बंगाली वर्सेस आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, और बंगाली वर्सेस पुलिस, और बंगाली वर्सेस सेंट्रल सरकार। तो ऐसे केस में असम अकॉर्ड साइन हुए। अकॉर्ड क्या थे? असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड है ऐसा सिग्नेचर, एक ट्रीटी हुई है किस किस के बीच में? असम की पॉलिटिकल पार्टीज, असम की स्टूडेंट्स यूनियन, और ये जितने बंगाली जो भी उनका ग्रुप जो भी था, कई सारे बंगाली थे, लाखों, दसों लाखों बंगाली जो भी थे। तो अब ये ट्रीटी क्या साइन हुई कि भाई सुनो, इस डेट से पहले तक जो आ गया है वो इंडिया का नागरिक है, बस उस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो प्रूव कर दे कि मैं यहां आ गया था, मैं चुपचाप रह रहा था, मेरे कोई मार पिटाई नहीं करी है, मैं आराम से रहता हूं, मैं खाता पीता हूं, अपना सोता हूं, जो भी काम पे जाता हूं, नौकरी वोकरी, खेत वेत जो भी है मेरे, ठीक है। अब जो व्यक्ति इस तारीख से इस तारीख के बीच में आया है, जब मार कुटाई ज्यादा चल रही है, कहां? वहां बांग्लादेश में, अभी वॉर नहीं हुई है, अभी वो व्यक्ति बस भागा भागा आ रहा है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, इसको लिखो दूसरी इंक से। कौन सी इंक लें इसमें? हॉट पिंक ले लेते हैं। चलो, अब एनी पर्सन एंटरिंग इंडिया, एंटरिंग बिटवीन दीज डेट्स, बिटवीन दीज डेट्स, कौन सी डेट्स? ये दो डेट्स, 1966 और 71, ये दो डेट के बीच में जो व्यक्ति आ रहा है अभी बीच में वॉर के शुरू होने से पहले तक, और वो व्यक्ति यहां पे आके एंटरिंग बिटवीन दिस डेट्स हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जो भी कह लो, पर मैं हिमसेल्फ लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। हिमसेल्फ एज इमिग्रेंट। अगर रजिस्टर नहीं कराया है तो इलीगल इमिग्रेंट हो, तो इलीगल माइग्रेंट हो, क्योंकि रजिस्टर नहीं कराया था आपने। अब अगर आपने रजिस्टर करा लिया है तो आप एज ए इमिग्रेंट, आपके रिकॉर्ड में आ गया कि हाँ साहब आप यहां आए गए थे, ठीक है भैया। अब आपके पास यू हैव या ही हैज, जो भी है वो पर्सन, ही हैज all the rights of a citizen except one, except
वन, एक्सेप्ट वन। कौन सा? राइट टू वोट नहीं मिलेगा आपको, एक्सेप्ट वन, दैट इज राइट टू वोट फॉर a period of 10 years, for a period of 10 years, of 10 years from the date of registration, जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब कोई व्यक्ति है जो आया 1970 में, मान लो 1970 में, जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। अब जो व्यक्ति उस समय आ गया किसी तरह मुर्शिदाबाद से, चट्टागोंग से, ढाका से भाग भूग के किसी तरह छुप छुपा के आ गया, बॉर्डर के नीचे, तारों के नीचे से होता हुआ अपना बक के आ गया। अब वो आके यहाँ पे बस गया, उसने बंगाली ढूंढे अपने और दोस्त, उसने कहा हाँ साहब कौन कौन कहाँ पर है, तो किसी ने बताया मैं तो गुवाहाटी में हूँ, किसी ने बताया मैं तो यहाँ रहता हूँ। अब जब उसके दोस्तों ने बताया कि अबे तुझे काम करना पड़ेगा, जल्दी जा, कहाँ पे जा, कि गुवाहाटी में जा, कहीं भी अपने कोई ऑफिस में जा, जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो भी एंट्री ऑफिस है, वहां पे जा और जाके अपना नाम पता लिखवा ले कि मैं यहाँ का हूँ, मैं सॉरी भाई मैं बांग्लादेश का था, मैं भगभगा के आया हूँ, मेरी फैमिली ये है, ये 3 लोग और मेरे घर में, और हम लोग आ गए यहाँ, चुपचाप हमें बस छुपा लो, ठीक है। अब सरकार कहेगी हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, तुम इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, ठीक है साहब, तुम आ गए शांति से, तुम बस गए चुपचाप। अब तुम अगले 10 साल तक, जिस भी तारीख से तुम्हारा एंट्री हुई है, वो अगले 10 साल तक तुम्हारे पास सारे अधिकार हैं, बस राइट टू वोट नहीं है। वोट मत दे देना, नहीं तो बहुत मारेंगे बेटा, तो मतलब वोटर आईडी कार्ड ही नहीं मिलेगा, खैर वो अलग बात है, पर लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आसाम की जनता कहती थी कि हमारी ज्यादा बंगाली यहां आ गए हैं, तो हम असमीज का ही वो खत्म हो गया है, क्या हमारा असमीज का हमें डेमोग्राफी कम दिख रही है, हम ये नहीं होने देंगे। तो ये हुआ आसाम अकॉर्ड। अब चलो जरा जम्मू कश्मीर की तरफ, यहां क्या हुआ? यहां बवाल हुआ, पहले का बवाल था, बवाल और पहले का था, अफगान, पाकिस्तान, ये पूरे जितना एरिया। तो अब जो इन जगहों से, अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो लोग आ रहे हैं, जो इन धर्मों के हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, अब हिंदूज के अंदर सिंधी भी है। सिंधी कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसने अपना पूरा वजूद खो दिया यार। वो कम्युनिटी जिनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, ना वो उर्दू बोलते हैं, ना उनका कल्चर उर्दू वाला है, ना उनका कल्चर मुस्लिम वाला है, ना उनका कल्चर सिख वाला है, लेकिन उनका यूनिक कल्चर है। सिंध उनका ही प्रांत था। अब वो प्रांत से वो लोग कहीं छोड़ छाड़ के भाग के छुप छुपा के आए, हमने इंडियंस ने उनको हिंदूज में काउंट कर लिया, तो हिंदू बस, ठीक है। अब जब ये लोग आ गए यहां पे, कितने लोग आ गए? ये लोग आ गए, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, ये लोग आ गए हैं हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। बस आप यहां पे आगे दिख गए कि हाँ साहब यहां आ गए। कौन लोग? मुस्लिमों को छोड़ के बाकी सारे। अगर ये लोग, आप इन 3 देशों से आए हो, तो आपके ऊपर कोई पासपोर्ट एंट्री एक्ट के द्वारा और फॉरेनर एक्ट के द्वारा कोई पेनल्टी है आपके ऊपर नहीं लगेगा, अगर आपको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल गया तो कोई आपके ऊपर सारे प्रोसीडिंग पेंडिंग काम जो है सब बंद नहीं होंगे आपको, ठीक है। पर जो ये स्पेशल प्रोविजन आया है सीएए 2019 का, ये क्या था? ये सीएए 2019 है, सीएए 2019, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल कहां नहीं होगा? एएमटीएम में नहीं होगा। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में जो 6th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल, इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज ऑफ दीज 4 स्टेट्स, इसके अलावा जो आईएलपी एरियाज है अंडर दिस एक्ट ऑफ 1873। सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैंने बोला कि जो भी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो कुछ ऐसे एरियाज हैं, अब उस समय का बंगाल याद करो, 1873, अभी तो 1905 नहीं हुआ है ना, बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ है, बंगाल उस समय बहुत बड़ा था। अब बंगाल के जो ईस्टर्न उधर के एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज हो गए, कुछ और झुमाके एरियाज हो गए, एकदम वहां जहां कुछ आबादी नहीं है, वहां ट्राइबल कल्चर है, वहां डिस्टिंक्ट लोग रहते हैं अपने, तो उन लोगों के लिए हमने बना दिया था उस समय ब्रिटेन की सरकार ने आईएलपी, इनर लाइन परमिट एरियाज। ये क्या है साहब? आईएलपी है, इनर लाइन परमिट एरियाज, इनर लाइन परमिट। तो ये वो एरियाज थे कि इन देशों में, इन एरियाज में जाने के लिए आपको पर्ची लगेगी, ये स्पेशल एरिया है। अब खुद बंगाल सरकार, जो समय की अंग्रेजी सरकार थी, वो खुद ही कहती थी यार हम ही नहीं जा रहे वहां, अब पता नहीं क्या लोग हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। तो अब इन एरियाज को एक एक्ट के द्वारा, एक रेगुलेशन के द्वारा बनाया गया। कौन सा रेगुलेशन? बंगाल का भी ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल का भी ईस्टर्न फ्रंटियर, सोचो आप, इमेजिन करो एकदम उधर है, हिली एरियाज ही हैं वो। तो वो हिली एरियाज जो आईएलपी के अंडर आते हैं आज की तारीख में, आईएलपी एरियाज अंडर बीईएफआर 1873।
तो ये एरियाज, साथ में एएमटीएम, वो एएमटीएम जो हमारे छठे शेड्यूल में लिखे हुए हैं, स्पेशल एरियाज जो हैं ट्राइबल एरियाज, इनमें ये सीए 2019 के प्रावधान लगेंगे, नहीं लगेंगे, सॉरी, नॉट पॉसिबल। और बाकी जो लोग हमारे जो भी ये लोग हिंदू सिख क्रिश्चियन बंगाल ये जो आए हमारे बुद्धिस्ट जैन पारसी, अगर ये लोग इंडिया में आ गए थे, कब आ गए थे? इस डेट के पहले आ गए थे, और तब तक 2019 तक तो ये एक्ट आया नहीं था। तो जब ये 2014 के बाद जो भी लोग आए, ऑन और बिफोर जो भी भाई जो इस डेट से पहले आ गए, मान लो कोई व्यक्ति है वो हिंदू है जो वहां से भागा फिरा आया, कहां से आया है? लाहौर से आया है, इमेजिन करो, लाहौर से वो आ गया, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा वापस। अरे क्यों नहीं जा रहे, तुम यहाँ रहोगे? तो हमने कहा, वो कह रहा है मैं तो ये रहूंगा। तो हमने कहा यहाँ अबे तो जेल हो जाएगी। क्यों जेल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि पासपोर्ट एंट्री इनटू ये जो हमारा पासपोर्ट एक्ट है 1920 का और फॉरेनर एक्ट है ये हमारा 1946 का, इसके तहत अगर आपका वीजा इनवैलिड है, अगर आपका पासपोर्ट इलीगल है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको जेल है। तो हम वो हिंदू कह रहा भाई साहब बहुत मारते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा मारते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए, तेरी दिक्कत समझ गए, तू परेशान है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, एक एक्ट लाते हैं। वो एक्ट कब आया? 2019 में आया। लेकिन इस एक्ट से पहले क्या था? 2016 भी था एक समय पे, 2016 सेंट्रल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी काम किए इन लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? एक्सटेंडेड या गेव स्कीम फॉर लॉन्ग टर्म वीजा टू दीज कम्युनिटी कि यार अब आए हो आप लोग यहां पे और परेशान हो आप लोग, हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वीजा दे देंगे। 2016 में दिया था इनको ये, पर उससे भी पूरी चीज नहीं हो पा रही थी। 2019 में जाके जो नया सीए आया, इस समय पे बोला गया कि नहीं भाई साहब, जो लोग यहां से आ रहे हैं और इन कम्युनिटीज के हैं, वो मुस्लिम नहीं है अगर वो, और खाली इन्हीं 3 देशों से आ रहे हैं, तो हम उनको प्रावधान दे देंगे। अब जो 2014 के बाद जो व्यक्ति आ रहा है, वो 5 साल और दिखा दे अपना, तब तो माने हम उसको। मान लो कोई व्यक्ति आया 2020-22 में आया है, अभी आया मान लो, अब वो लौट कहीं से घूम घाम के आ गया, किसी तरह बच बचा के उसे याद आ गया कि हाँ मैं जा सकता हूँ, पहुंच गया वो यहाँ पे। अब वो 2020-22 में आया, तो 2025 के बाद या 27 के बाद अब वो अप्लाई कर पाएगा। किस चीज के लिए? कि भैया मेरे ऊपर वो कर दो, मुझे थोड़ा कर लो। अब इसका क्या है, इस बिल का ऑपोजिशन यही है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को जो है छोड़ दिया गया है, डज नॉट गिव सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट। अब आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो सकता है, ये कुछ लोग कहते हैं, अरे नहीं साहब एकदम ये इक्वालिटी नहीं है। फिर नॉर्थ ईस्ट क्यों? भाई देखो, नॉर्थ ईस्ट की तो सारी जिम्मेदारी है। मेन प्रॉब्लम, मेन इशू इज ऑफ डेमोग्राफी। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट है वो परेशान है कि यार हमारा कल्चर डिस्टिंक्ट है, हमारा कल्चर अलग है। अब वहां पे अगर ये बंगाली सारे ये सब अगर आते हैं तो हमें दिक्कत है उससे। ज्यूज एंड एथिस्ट, उनके लिए कोई धर्म, जो कोई धर्म नहीं मानता उसके लिए कोई वो है ही नहीं। भले ही कोई और व्यक्ति जो कहता है नहीं साहब मैं भले ही हिंदू हूं लेकिन मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं नहीं मानता कुछ, मैं सिख विख हूं लेकिन मैं नहीं मानता अपने धर्म में, तो क्या उसके लिए आपको नहीं होगा प्रावधान? अब नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ भी तो पिटाई होती है। म्यांमार, इनकी भी तो पिटाई होती है, यहाँ इनके अभी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ही होंगे। तो इनके यहाँ पे अभी इन देशों से आने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है भैया, अब नागरिकता छोड़े कैसे? अगर कोई व्यक्ति है वो बाहर जाके घूमने गया, उसने कहा मैं तो यहीं बसूंगा। कोई चला गया कहीं घूमने, मान लो कहीं गया कोई स्विट्जरलैंड, और वो उसने कहा आहा क्या बढ़िया जगह है, मैं तो यहीं रहने वाला हूं। अब वह स्विट्जरलैंड का रह ले, लेकिन एक रास्ता है, वहां की छोड़नी पड़ेगी इंडिया की। क्या रास्ता है? तो रास्ता ये है, 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। कैसी? पहली तो ये, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो नागरिक है पहले से, ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, पूरा वो प्रॉपर वयस्क है, प्रॉपर बुद्धि है उसमें, और उसने अपना डिक्लेरेशन दे दिया, उसने अपनी पूरी बात कह दी कि भैया मैं अपनी नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूं, रिनाउंस, त्यागना चाह रहा हूं। इफ दैट पर्सन, उसका कोई बच्चा भी है छुटकू सा, कोई गोलू मोलू, तो उसका बच्चा वो छोटा है, वो 18 साल छोटा है, उसकी बेचारे की भी चली जाएगी, विल ऑल्सो बी लॉस्ट, वो भी बेचारा कट गया उसका भी पत्ता। नाउ ऐसे केस में when a war is going on, when a war is going on, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट में रिफ्यूज क्या, withhold the grant of renunciation, कि अभी रुक जा,
एक बार वॉर हो जाने दे, फिर तुझे देखते हैं क्या चाहता है तू। वॉर हो रही है, ऐसे में तुमने सोचा मौका यही है, अभी अभी भाग जाता हूं यहां से तुरंत चुपचाप। नहीं हो सकता, अभी रुक जाओ, पहले वॉर खत्म हो जाएगी। अभी हम वॉर के समय में हैं, तुम यहां से चुपचाप भाग रहे हो, क्या पता तुम कोई सीक्रेट लेके जा रहे हो यहां से, तो और उस समय तुम वहां पहुंच गए तो वहां पे जाके तुमने कोई उसको उनको कुछ सीक्रेट बता दिया तो अब भाई फिर तो हम तुमको वहां से ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में अभी रुक जाओ, पहले वॉर खत्म होगी, तब तुम्हारी नागरिकता को हम बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। अब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या है? जहां पे एक व्यक्ति अपने आप से वॉलंटरीली क्या करता है, वो कॉन्शियसली, वो जानते हुए, किसी बिना कोई डर के, बिना किसी इंफ्लुएंस के, वो कंपल्शन के, वो कहीं और की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री वो ले लेता है, देन इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, कोई इसको फिर कहीं फॉर्म नहीं भरना है उसको, ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी, क्योंकि उसने कहीं और की ले ली, बात खत्म। टर्मिनेशन मतलब क्या हुआ? नागरिकता समाप्त हो गई। ये क्या हुआ? रेनुसिएशन, उसने त्याग दी। अब त्याग दे रहा है बे, कहां जा रहा है? कि मैं जा रहा हूं मालदीव। मालदीव जा रहा है, क्यों जा रहा है? मैं वही रहूंगा। कौन कौन रहेगा तेरे साथ? बच्चा भी रहेगा। अब ये बच्चा जो छोटा है, अभी तो 18 साल से छोटा है वो, तो अभी तो गार्डियन उसका वही आदमी है। जब भी बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाएगा, किड, व्हेन ये चाइल्ड चाइल्ड अब चाइल्ड टर्न्स 18 देन ही कैन रिज्यूम। चाइल्ड जब वो बड़ा हो गया, उसने कहा मेरा बाप तो बेवकूफ था, बाप पागल है। अब ऐसे केस में उसने कहा कि ये जो बाप को जब पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं अब डिसीजन अपना लूं, डिसीजन ले लूं अपना। देन क्या होगा? दिस चाइल्ड कैन रिज्यूम हिज सिटीजनशिप आफ्टर सिटीजनशिप आफ्टर he turns 18 within 1 year. Within 1 year of turning major, of turning मेजर या एडल्ट, ठीक है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तब वो समझ में आया कि यार अब मुझे लेना डिसीजन तो मैं ले लूंगा अपना, तो उसने ले लिया डिसीजन कि बाप मेरा पागल है। चलो, अब डेप्रिवेशन, जब उससे नागरिकता छीनी जाए किसी आदमी से, डेप्रिवेशन मतलब होता है कि उससे हमने छीन ली। टेकिंग अवे कैसे टेकिंग अवे? अब टेकिंग अवे उस आदमी से जिसने कोई गद्दारी कर दी हो, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसकी ली जाएगी। तुम संविधान के प्रति वफादार नहीं, तुम किसके प्रति वफादार रहोगे फिर? नाउ ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, उसने नागरिकता ली ही थी झूठ बोल के। फिर अनलॉफुली ट्रेडेड या कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, कि यहां हम लड़ रहे हैं वॉर, जवान हमारे सीमा पे मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, और तुम यहां पे व्यापार करने लगे पड़े हो। सॉरी, यू आर नॉट ए नागरिक ऑफ अवर कंट्री। फिर हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली, ना बता रहा है, ना लिख रहा है, ना कुछ संदेश भेज रहा है, ना कुछ आइडिया है मैं कौन है, कहां का है, तो उसकी नागरिकता गई, छोड़ दे, जा तू जा, अब वहीं जा। नाउ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उसने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया या नेचुरलाइजेशन जो भी हुआ उसका, कोई बाहर का आदमी था, या तो पीआईओ होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, या कोई और ही कोई पर्सन होगा जो इंडिया में आके बसना चाहा, उसने रजिस्ट्रेशन हुआ, नेचुरलाइजेशन हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया, नागरिक बन गया वो यहाँ का। अब नागरिक बन गया, मान लो आज 14 अक्टूबर, तो आज से 5 साल के भीतर अगर वो किसी और देश में जाके बंद हो गया 2 साल के लिए, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। क्या भाई क्या कर रहा है, बदनामी कराएगा? तो ऐसे केस में क्या हुआ? बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years और मोर, कोई व्यक्ति जिसको नागरिकता मिल गई हमारी यहां की, वो चाहे रजिस्ट्रेशन के द्वारा चाहे नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और वो व्यक्ति ने कहीं और जाके कोई अपराध कर दिया 5 साल के भीतर, और सजा हुई उसको 2 साल से ज्यादा की, 2 years और मोर की सजा, तब जाके उसको बोलेंगे अबे तू गधे, ते बर्बाद कराएगा, जा तू वही रहे, हम नहीं जानते तुझे। तो ये उन लोगों के लिए जो व्यक्ति बाहर अब गया, कहीं उत्पान कर आया और जाके नाटक कर दिया उसने वहां पे। अब जो व्यक्ति बाहर रह ही रहे हैं, हमारे एनआरआई लोग, हमारे एनआरआई डायस्पोरा रहती है कई सारी, ये डायस्पोरा है फॉर फॉरेन रिसाइडिंग इंडियंस। तो ये इनके लिए है कहानी। क्या है कहानी? अब जो लोग बाहर रहते आए हैं उनको हम 2 तरीके से 3 तरीके से नापते हैं, या तो एनआरआई है, पीआईओ है, या ओसीआई कार्ड होल्डर है। अब ये क्या है साहब, क्या कहानी है? तो ओसीआई कार्ड होल्डर क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या करना है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has been registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years can register himself as a citizen of India। इसको नागरिकता मिल सकती है, अपनी प्रॉपर इंडिया की नागरिकता मिल सकती है आफ्टर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 महीने। ठीक है, कब नहीं मिलेगी? अब पीआईओ, एक भारतीय मूल का कोई आदमी who is orderly residing in India for 7 years, इंडिया में रह रहा है 7 साल से, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन,
तो अब ओसीआई कार्ड होल्डर, इसके पास तो था, तो इसको रहना है खाली 12 महीने तक, और इसके पास कार्ड होल्डर कब से, 5 साल से इसके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है। अब ये कौन है? ये कोई भारतीय मूल का नागरिक, कोई आदमी हो सकता है, ऋषि सुनाक हो सकता है ये। अब ऋषि सुनाक है, ऋषि सुनाक यहां पे अगर उनका नागरिक यहां का बनना है इंडिया का, देन ही हैज टू स्टे हियर फॉर 7 ईयर्स, और इसके बाद वो डालेगा एप्लीकेशन। तो अगर ओसीआई कार्ड है आपके पास, देन यू हैव अ बेटर ऑप्शन। ओसीआई कार्ड आप बाहर रह रहे थे, आपके पास वहीं के वहीं आपने वहां रहते आए, 5 साल से आपके पास ओसीआई कार्ड होल्डर था, आप इंडिया में आए 1 साल के लिए, आपने यहाँ पे टिक के दिखा दिया मैं यही रहने वाला हूं, नागरिक, आपको आप नागरिक बन जाओगे। नाउ ओसीआई जो कार्ड है ना, मेनी पीपल देखना क्या सोचते हैं लोग, मेनी पीपल थिंक ओसीआई कार्ड एज डबल सिटीजनशिप, एज ड्यूअल सिटीजनशिप। हालांकि इसमें अजम्पशन में सच्चाई है भी और नहीं भी है, देखते हैं कैसे। अब एक कमेटी बनती है 2002 में, ये बनी थी वाजपेयी जी की सरकार में, कमेटी बनी एल एम सिंघवी कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, ऑन इंडियन डायस्पोरा। के डायस्पोरा को भाई कौन सी डायस्पोरा? जो बाहर रहते हैं जो लोग, इंडियन फॉरेन रिसाइडिंग इंडियन जो भी है ये। तो ये इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहती है, ये हमारे कई सारे लोग हैं, जो गुजराती, मारवाड़ी, केरलाइट्स, कई सारे लोग हमारे देखो हमारे बंगाली हैं। तो अब ये लोग जब बाहर वहां रहते आए हैं इतने समय से, अब सरकार इनसे कैसे रिलेशनशिप और अच्छे करे, तो इसके लिए एक एल एम सिंघवी कमेटी बनी। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। रिकमेंडेशन क्या दिए थे? टू अमेंड द सीए 1955, इसको अमेंड करो, और क्या करो? ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरीज, सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज। कुछ ऐसी 16 कंट्रीज के आसपास, हाँ 16 कंट्रीज के आसपास था। कुछ 16 कंट्रीज में जो लोग इंडियंस वहां रह रहे हैं, एक्सेप्ट 2 हमारे पड़ोसी, ये दोनों गधे, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब यहां रहने वाले इंडियंस को छोड़ दो, आप इनसे बात नहीं करनी है, लेकिन बाकी जो 16 कंट्रीज में जो इंडियंस रह रहे हैं, कोई अच्छे अच्छे देश होंगे, बढ़िया बढ़िया, उन देशों में जहां जहां भी जो लोग इंडियंस रह रहे हैं, तो सीए 2003 इसने कुछ प्रोविजन दिए थे फॉर एक्विजिशन ऑफ ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, बाय द पीआईओज। कि कोई व्यक्ति जो इंडिया का बाहर रह रहा है, बाहर ही भूल गया इंडिया को रहते रहते, उसे तो बाद में ध्यान आई कि अरे यार मुझे गुजरात घूमने जाना है, अरे यार मुझे अपना पुराना दिन याद करने, अरे मुझे अपना पूरा मोहल्ला पुराना एक बार देखे हूं तो वहीं बस जाऊं। तो अब वो व्यक्ति जो पीआईओ था, जो वहां रहता आया है किसी और देश में, वेस्ट इंडीज में रह रहा है, कहीं अपना रह रहा है, कीनिया विनिया युगांडा में रह रहा है, अब इधर जब वो व्यक्ति रह रहा है, उसको याद आया यार मेरा भारत, मेरे भारत की मिट्टी, मेरा खुशबू, एयर इंडिया से जाऊंगा, एयर इंडिया से जाके वहां पे एयर अपने इंडिया की वो खाऊंगा, पैटीज खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, ठीक है भैया आजा। अब जब वो आया, और यहां से नहीं आया, बस यहां आएगा तो बात नहीं करेंगे, फिर अलग बात है। इन 16 देशों से जो भी आ रहा है, तो इनको हम दे रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ओसीआई कार्ड। ये प्रॉपर पासपोर्ट जैसा ही होता है। अब सीए 2015 ने क्या बोला कि पीआईओ स्कीम जो है ये यार हटाओ यार, ये पीआईओ, कई सारे पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई, ये सारे इतने सारे वर्ड चलते आए हैं, इन्होंने कहा अबे हटाओ, पीआईओ हटाओ, नहीं चाहिए। एनआरआई वर्ड हर किसी को एनआरआई बोल देते हैं, हटाओ ये भी, अब बस ओसीआई बोला करो। तो ओसीआई कार्ड, तो पीआईओ स्कीम जो थी वो चली गई। इट नोटिफाइड ऑल पीआईओ कार्ड होल्डर्स, ये क्या कहलाएंगे अब से? शैल बी डीम्ड टू बी ओसीआई कार्ड होल्डर। तो पीआईओ स्कीम को हमने आउट कर दिया कि ये सब पीआईओ ओसीआई कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हटाओ इनको। तो पीआईओ जो स्कीम थी उसको निरस्त कर दिया गया, पीआईओ स्कीम वाज रिवोक्ड, और अब सारे के सारे क्या माने गए? ओसीआई कार्ड होल्डर। दिस रिमूव द बाइफर्केशन और कंफ्यूजन बिटवीन ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स। अब क्या है इनमें डिफरेंस, क्या है इनमें फायदा, जो भी चीज है एक बार देख लेते हैं। तो एनआरआई क्या हुआ साहब? एनआरआई हुआ वो इंडियन नागरिक जो हुई ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल, मेरे पास पासपोर्ट है नीला वाला, मैं पहुंच जाऊं बाहर और मेरे पास वहां पे वीजा है, मेरे पास 11 महीने का, कहां के लिए? मान लो मेरे पास वीजा है रहने का न्यूजीलैंड का, चला गया मैं न्यूजीलैंड, अब वहां पे मैं रह रहा हूं 11 महीने से, तो मैं बन गया एनआरआई। क्यों? क्योंकि मैं नागरिक हूं इंडिया का, अभी बस 11 महीने के लिए गया हूं मैं, लेकिन भैया मेरे पास, मैं नॉन रेसाइडिंग इंडियन कहलाऊंगा, ठीक है। पीआईओ क्या है? पर्सन, वो पर्सन हु और हुज क्या एंसेस्टर्स, एनी ऑफ एंसेस्टर जो इंडियन नेशनल थे एंड हु इज प्रेजेंटली कहीं और की कंट्री का पासपोर्ट या नेशनलिटी या सिटीजनशिप वो रखता है एंड इज होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। तो आप क्या कहलाएंगे? पीआईओ, यानी कि ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक ये कौन है? ये चाचा यूके के पीएम रहे थे, अब पीएम रहे वहां के, दैट मींस वहीं का नागरिक हो सकता है वो, तो नागरिक वो इंडियन नहीं है,
उसके माता पिता, सास ससुर, ये सब इंडियंस हैं, लेकिन ये व्यक्ति खुद बाहर रहता है यूके में और ये वहां का पीएम रह चुका है। अगर इनको इंडियन बनना है तो इनके लिए अभी लंबा रास्ता है। अब ओसीआई कौन हुआ? पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज, बाहर रहने वाला, उन दूर दूर देशों में रहने वाला सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे कार्ड होल्डर अंडर द इस एक्ट के द्वारा, तो वो हो गया ओसीआई। अब क्या है इनको फायदे नुकसान, क्या बढ़िया चीज है इनके साथ? तो ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस जो बाहर रहे हैं, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनआरआई मींस इंडियन सिटीजन ही। नाउ पीआईओ क्या है? बस खाली नाम, बस दैट्स इट। ऋषि सुनाक, हाँ कहने को हम बोलते हैं इंडिया का, कोई इंडिया का नहीं, ठीक है, वहीं का रहने वाले। अब ओसीआई वालों को फायदा है, प्रॉपर फायदा है। क्या फायदा है? मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजाज, कितनी बार भी आ जाओ, कितने दिन के लिए भी आ जाओ, फॉर एनी पर्पस। रिक्वायर से स्पेशल अपने परमिशन कि भैया अगर आपको रिसर्च वर्क में आना है, कुछ अलग काम करना है, तब आप परमिशन ले लो, अदरवाइज तो आपको घर घूमना है, जमी जाना है, खूब करो, जो करना है करो। नाउ एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कि जब भी आ रहे हैं भागते हुए तो बेचारे पहले अपने एफआरआरओ ऑफिस में जा रहे हैं, अपना बता रहे हैं, हाँ भाई साहब मैं आ गया हूं, इस फ्लाइट से आया हूं, इस फ्लाइट से जाऊंगा। नहीं लिखना है आपको, नहीं लिखना है, उसके कार्ड होल्डर हो आप, दैट्स इट, बस आप यही कहो। नाउ पैरिटी विद एनआरआईज, किस मामले में? किस मामले में? इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स। कहां पे नहीं हो सकती है? एक्सेप्ट इन मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड, जहां पे भी एग्रीकल्चर या प्लांटेशन की प्रॉपर्टी, कोई भी अगर ऐसी रूरल एरिया है, अगर ग्रामीण प्रॉपर्टी, किसानी प्रॉपर्टी है, तब आपको वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। नहीं, अगर आपको प्रॉपर्टी भी लेनी है तो आप कहां लोगे? शहरी एरिया में लोगे, अर्बन एरिया में कोई प्लॉट लोगे आप, पर रूरल एरिया में ग्रामीण किसी किसान की जमीन, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते आप। नाउ एट पार विद एनआरआईज, किस मामले में? इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चाइल्ड, अगर आपको बच्चे बच्चे एडॉप्ट करने हैं तो एनआरआई जैसे करते हैं आप भी कर सकते हो। नाउ एट पार विद रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ, किस मैटर में? टैरिफ इन एयरफेयर्स एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स इन इंडिया। आप इंडिया के नागरिक हो, आपके लिए कुछ एक रेट लगती है, पर बाहर का नागरिक होता है उसके लिए अलग रेट दिखती है। लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, भले ही वो बाहर का नागरिक है, कहीं और पे वो अपना जीता खाता जो भी करता है, पर उसके पास ओसीआई कार्ड है, तो वो इंडियंस के बराबर ही, इतना सा बराबर है, बस इतना इतना, ये ऐसे। तो ठीक है भैया, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो, वेरी हैप्पी। नाउ एनआरआई क्या है? वीजा, इसको थोड़ी वीजा चाहिए, ये इंडियन नागरिक ही है, गया था बाहर घूमने फिरने पर, रह गया वहीं पे। नाउ पीआईओ हर बार वीजा चाहिए होगा, कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग। तो ये बाहर का रहने वाला व्यक्ति है, उसे कार्ड होल्डर कभी यहां इंडिया में या मौजूद नहीं होगा, उसे कार्ड होल्डर कभी यहां पे आके टिकना बसना नहीं चाहेगा, उसके पास कार्ड है वहीं वहां रहने वाले का, इंडिया से जुड़ा हुआ, बस। तो नागरिक जैसा ही कुछ कुछ है वो, पर कुछ ही कुछ है वो, हर चीज नहीं नागरिक वाली। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर था हमारा सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप। चलो हो गया चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, गुड लक, स्टे शार्प।